हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू वंस अगेन टू दिस चैनल। प्रभावी कंपटीशन में सबका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं कि रमेश सिंह की इकोनॉमी हम लोग कवर कर रहे थे। रमेश सिंह की इकोनॉमी में मैंने 14 चैप्टर ऑलरेडी करा रखा है एंड काफ़ी बच्चों ने डिमांड किया कि सर इसको कंटिन्यू कीजिए और जल्दी से जल्दी इसको कवर कर दीजिए। तो अब मैं वही करने वाला हूँ बहुत जल्दी। इनफैक्ट मैं कोशिश तो यही करूँगा कि 3-4 दिन में पूरा ही जितना बच्चा खुचा जो भी टॉपिक है वो हम लोग कवर कर ले, ताकि ये पूरी बुक जो है कवर हो जाए। तो थैंक्स फॉर योर लव, आपने काफ़ी इस पर्टिकुलर सीरीज़ को सपोर्ट किया। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस एंड इंडिया के बारे में डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक बहुत बड़ा नहीं है, छोटा ही है, बट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट जो इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे कि ब्रेटन वुड ट्विंस, जिसमें वर्ल्ड बैंक और IMF आता है। इसके अलावा AIIB है, ADB है एंड ब्रिक्स बैंक है, NDB जिसे कहते हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो ये सभी के बारे में देखेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कंटेंट में देख सकते हैं। कंटेंट एक बार मैं आपको बता दूं तो कंटेंट में आपको इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम के बारे में जानने को मिलेगा। ब्रेटन वुड्स डेवलपमेंट जो उसके ट्विन निकल के आए, जैसे कि वर्ल्ड बैंक और IMF, स्पेशली इनके बारे में बताया जाएगा। ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, OECD बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है ये दोस्तों। WTO, आबू धाबी डील, ब्रिक्स बैंक, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, रिफॉर्म ऑफ IMF एंड वर्ल्ड बैंक जो लगातार डिमांड में रहा है, एंड सो ऑन। ये सारी चीज़ों को देखेंगे, कुछ एग्जाम इसेंशियल्स पे आपको देखने को मिलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले यही कहूँगा कि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोज़ का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। सबसे पहले हम इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम को समझने की कोशिश करेंगे। देखो आज के डेट में ना दोस्तों, जो पूरा वर्ल्ड है वो एक विलेज की तरीके से है, जिसे हम ग्लोबल विलेज कहते हैं। पूरा जो वर्ल्ड है वो ग्लोबल विलेज की तरीके से है, क्योंकि हम जानते हैं कि सब सबसे ट्रेड करते हैं। तो पूरा वर्ल्ड जो है ग्लोबल विलेज है। अब ट्रेड सारे देश एक दूसरे से तो कर ही रहे हैं ना। WTO भी है, तो किसी की करेंसी रुपया है, किसी की करेंसी डॉलर है, और किसी की युआन है, किसी की रेनमीबी है, किसी की पाउंड स्टर्लिंग है। डिफरेंट जो है करेंसीज है। तो अब डिफरेंट करेंसीज हैं, ट्रेड करना है तो उसके लिए एक ऐसा सिस्टम बनाना पड़ेगा जिसमें रूल्स, इंस्ट्रूमेंट्स, फैसिलिटीज़, ये सारी चीज़ें लानी पड़ेगी, ताकि हम कहीं ना कहीं इंटरनेशनल मॉनेटरी सेटलमेंट्स, ट्रांजैक्शंस वगैरह कर पाएँ। तो यही बात यहाँ पे बताना, ये पर्टिकुलर ये लाइन कहना चाह रहा है कि द इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम रेफर्स टू द कस्टम्स, रूल्स, इंस्ट्रूमेंट्स, फैसिलिटीज़ एंड ऑर्गेनाइजेशंस facilitating international, or that is external payments. Sometimes the IMS, that is International Monetary System, is also referred to as International Monetary Order or Regime। कि कैसे आप मतलब इंटरनेशनली आपका मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्या होगा, ट्रांजेक्शन कैसे करेंगे, तमाम चीज़ें। तो एक रिजाइम बन जाता है ये। The IMS can be classified according to the way in which exchange rates are determined। ठीक है, अब एक्सचेंज रेट्स आर डिटरमाइंड से क्या समझते हैं कि देखिए, अगर आप एक्सचेंज रेट की बात करेंगे तो मेरी करेंसी है, मान लीजिए भारत की करेंसी है रुपया और US डॉलर है, तो ये दोनों अलग अलग वैल्यू की करेंसी है। लेकिन कैसे डिटरमाइन होगा कि $1 मुझे अगर चाहिए तो मुझे कितना रुपया देना पड़ेगा, एक्सचेंज कैसे होगा? तो ये डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे होता है। अगर आप फिक्स्ड रिजाइम की बात करेंगे, इसमें रिजाइम आगे देखेंगे, पहले मैं मोटा मोटी समझा देता हूँ कि अगर आपको बेसिकली एक्सचेंज करना है तो उसमें क्या ऑर्डर होगा, किस तरीके का सिस्टम काम करेगा, वो आपको समझना पड़ेगा। तो अभी इसमें जानिए कि फिक्स्ड करेंसी रिजाइम होता है और फ्लोटिंग करेंसी रिजाइम होता है। देखिए, करेंसी डिमांड के हिसाब से किसी भी करेंसी की वैल्यू डिटरमाइन की जाती है। कोई देश फिक्स्ड करेंसी रिजाइम फॉलो करता है, वो ये नहीं कहता कि मैं मार्केट पे ही डिपेंडेंट रहूँगा। वो क्या करता है कि जैसे मान लीजिए कि भारत ने अगर फिक्स्ड करेंसी रिजाइम फॉलो किया होता, जो कि अभी नहीं कर रहा है, तो भारत कह देता है कि मेरा $1 जो है $1 के बराबर रहेगा। ये फिक्स्ड करेंसी रिजाइम है। तो इसके इम्प्लीकेशन हो जाते कि भाई डॉलर कहता है कि डॉलर
1 रुपये में तो आप पा नहीं पाते ना, क्योंकि अभी डॉलर का रेट तो 85 प्लस है, क्योंकि डॉलर की डिमांड ज़्यादा है, आपकी करेंसी की डिमांड कम है, तो आप फिक्स्ड नहीं रख सकते। ठीक है, तो फ्लोटिंग करेंसी रिजाइम ज़्यादातर देश फॉलो करती है, जहाँ पे मार्केट ड्रिवन डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे किसी भी करेंसी की वैल्यू किसी भी दूसरे करेंसी के एक्सचेंज के लिए डिटरमाइन की जाती है। ठीक है, तो फिक्स्ड करेंसी रिजाइम होता है जो कि कुछ देश फॉलो करती हैं, बट मैक्सिमम देश आज के डेट में फ्लोटिंग करेंसी रिजाइम जो है मार्केट बेसिस की, मतलब किस करेंसी की कितनी डिमांड है। अगर मान लीजिए कि किसी देश को भारत से ज़्यादा इंपोर्ट करना है, ठीक है, तो उसको रुपये में पेमेंट करना पड़ेगा। तो भारत से अगर ज़्यादा इंपोर्ट करना रहेगा किसी देश को, तो रुपये की डिमांड बढ़ेगी, उस पार्टिकुलर देश को उतना रुपया चाहिए होगा, तो ऐसे मतलब डिमांड बढ़ती है। लेकिन ऐसे देखा जाए जनरली तो वर्ल्ड में जो है डॉलर का डिमांड ज़्यादा है और कुछ अदर करेंसियों का डिमांड ज़्यादा है, रुपया का अभी भी डिमांड उतना ज़्यादा नहीं है, हालांकि इंटरनेशनलाइजेशन रुपया का चल रहा है। तो यही कह सकते हैं कि फिक्स्ड करेंसी रिजाइम होता है, फ्लोटिंग करेंसी रिजाइम होता है, मैनेज्ड एक्सचेंज रिजाइम भी होता है, एंड द फॉर्म फॉरेन रिजर्व टेक, गोल्ड स्टैंडर्ड, प्योर जुडिशरी स्टैंडर्ड और गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड ऑल्सो। ठीक है, तो अगर आप फॉरेन एक्सचेंज की बात करेंगे, फॉरेन रिजर्व की बात करेंगे, तो आप उसमें गोल्ड रख सकते हैं, क्योंकि गोल्ड जो है हर जगह डिमांडेबल होता है। गोल्ड एक ऐसा एसेट है, एक ऐसा आप कह सकते हैं कि एक मीडियम है जो कि हर देश को चाहिए। तो गोल्ड एक स्टैंडर्ड माना जा सकता है कि गोल्ड की वैल्यू तो ऐसा नहीं है ना कि इंडियन गोल्ड की अलग होगी और अमेरिकन गोल्ड की अलग होगी, वो तो उसकी प्योरिटी पे डिपेंड होती है, कैरेट पे डिपेंडेंट होती है। तो जब फॉरेन रिजर्व रखते हैं तो हम हो सकता है कि हम डॉलर को भी रख लें अपने पास, गोल्ड को भी रखेंगे, तो ये सब एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज हो सकता है। An IMS is considered good if it fulfills the following two objective। अब कोई जो इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम है वो तभी अच्छा माना जाएगा जब वो दो ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करेगा। पहला उसमें ऑब्जेक्टिव है दैट इट मैक्सिमाइजेज द फ्लो ऑफ फॉरेन ट्रेड। अगर वो फॉरेन ट्रेड के जो फ्लो है उसको जो है मैक्सिमाइज करता है, एंड मैक्सिमाइज करता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट को भी। ठीक है, तो वो बेट अच्छा माना जाता है। ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम तभी अच्छा माना जाएगा जब वो दो ऑब्जेक्टिव पूरा करेगा। पहला कि ये मैक्सिमाइज करे फ्लो ऑफ फॉरेन ट्रेड। हम क्यों इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम ला रहे हैं? क्योंकि हम चाहते हैं कि ग्लोबली एक सिस्टम बन जाए, अच्छा सिस्टम बन जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है, ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रियाँ जो है एक दूसरे से ट्रेड करें। तो पहला तो यही है ना कि मैक्सिमाइज हो जाए वो चीज़, मैक्सिमाइज द फ्लो ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। दूसरी जो इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है, ऑब्जेक्टिव है जिसको फुलफिल करना चाहिए आईएमएस को, वो है इट लीड्स टू एन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द गेन्स फ्रॉम द ट्रेड अमंग द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, कि इसका फ़ायदा जो हो रहा है, इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम जो है लाने का ऑब्जेक्टिव ये भी है कि इसका फ़ायदा जो है इक्विटेबल हो, हर जगह इसका फ़ायदा पहुँचे। ऐसा ना हो कि खाली जो देश स्ट्रांग है ऑलरेडी, जो देश ऑलरेडी डेवलप्ड हैं जैसे कि अमेरिका वगैरह, वही ज़्यादा फ़ायदा उठाए, ऐसा नहीं है। तो इसलिए क्या है, हम WTO लेके आए। ठीक है, खैर वो सारी चीज़ें आगे देखेंगे। The evaluation of an IMS, that is International Monetary System, is carried out in terms of adjustment, liquidity and confidence, which it manages to build। क्या क्या मतलब हम चाहते हैं। ठीक है, द evaluation of an IMS is carried out in terms of adjustment, liquidity and confidence, which it manages to build। adjustment को अगर हम समझें तो भाई इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम में एडजस्टमेंट क्या होगा? एडजस्टमेंट का मतलब यहाँ पे ये है कि किसी देश का हो सकता है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हो जाए, जैसे कि इंडिया के केस में हुआ था 1991 में, जब हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हो गया था। मतलब हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज इतना कम हो गया था कि हम अपने इसेंशियल्स को, जो हमें हमारे देश को रन करने के लिए चीज़ें चाहिए, इंपोर्ट करने के लिए, वो पैसा हमारे पास नहीं था। तो एडजस्टमेंट करने के लिए इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम में कुछ ऐसा सिस्टम लाया जा सकता है कि किसी देश को अगर अर्जेंट नीड है, उसका बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हो गया है, तो उसको पैसा मिल जाए। ठीक है, इंटरनेशनली। सो एडजस्टमेंट रेफर्स टू द प्रोसेस बाय विच द बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस ऑफ नेशंस ऑफ द वर्ल्ड और द मेंबर नेशंस आर करेक्टेड। जैसे कि इंडिया का करेक्ट हुआ था 1991 में, ऐसे बहुत देशों का करेक्ट हुआ है, आता रहता है, दिक्कतें आती रहती है, फाइनेंशियल क्राइसिस आती रहती हैं।
ए गुड IMF ट्राइज टू मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड टाइम फॉर द एडजस्टमेंट फॉर द नेशन। जैसे कि IMF ने हमें एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी के तहत हमें हेल्प किया था। IMF ने हमें पैसे दिए थे, डॉलर में पैसा दिया था, जिससे हम उस समय जो भी हमारी क्राइसिस थी, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस थी, उसको हमने सॉल्व किया था। भले तमाम कंडीशन हम पे लगाए गए थे कि भाई आप ग्लोबलाइजेशन कर लीजिए, प्राइवेटाइजेशन कर लीजिए, लिबरलाइजेशन कर लीजिए, तो हमने किया। जो भी गाइडलाइंस उन्होंने दी थी, जो भी प्रोटोकॉल उन्होंने बोला था कि आप फॉलो कीजिए, वो हमने किया था। इसके अलावा जो एक अच्छा IMS होगा उसमें लिक्विडिटी भी होनी चाहिए। लिक्विडिटी का मतलब यहाँ पे ये है, इट रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ फॉरेन करेंसी रिजर्व्स अवेलेबल टू सेटल द बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस ऑफ द नेशंस। कि आपने एडजस्टमेंट की ठान ली कि भाई ठीक है, किसी का बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हो गया है तो उसे हम हेल्प करेंगे, इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम में ऐसा ठान लिया गया, लेकिन आपके पास उतना पैसा भी तो होना चाहिए, ठीक है, उतनी मनी भी तो होनी चाहिए आपके पास कि आप उसको लिक्विडिटी प्रोवाइड कर सके, आप उसको पैसा दे सके। तो लिक्विडिटी मतलब क्या है? लिक्विड मतलब बिल्कुल जो आपके हाथ में कैश है वो, तो वो होना चाहिए आपके पास। एक अच्छे जो इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम है उसमें लिक्विडिटी की ज़रूरत होती है। जैसे IMF के पास, IMF ये नहीं बोल सकता कि मेरे पास अभी डॉलर नहीं है इस पर्टिकुलर कंट्री को हेल्प करने के लिए, तो फिर उस वैसे इंटरनेशनल मॉनेटरी सेटलमेंट का सिस्टम का कोई मतलब नहीं है। सो लिक्विडिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। लिक्विडिटी रेफर्स टू अमाउंट ऑफ फॉरेन करेंसी रिजर्व्स अवेलेबल टू सेटल द बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस ऑफ द नेशंस। ए गुड IMS, एक अच्छा जो IMS होता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम जो होता है, इट मेंटेन्स एज मच फॉरेन रिजर्व टू मिटिगेट सच क्राइसिस ऑफ द नेशंस विदाउट एनी इन्फ्लेशनरी प्रेशर ऑन द नेशंस। ठीक है, कि इतना पैसा तो होना ही चाहिए उसके पास कि कोई भी प्रॉब्लम ना आए, कोई भी इन्फ्लेशनरी दिक्कत ना आ जाए उस पर्टिकुलर नेशन के ऊपर। ठीक है, ओके, आगे बढ़ेंगे। कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस का मतलब यहाँ पे ये है दैट कॉन्फिडेंस रेफर्स टू द फेथ द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड शुड शो दैट द एडजस्टमेंट मैकेनिज्म ऑफ IMS is working adequately and that foreign reserves will retain their absolute and relative values. This confidence is based on the transparent knowledge information about IMS. ठीक है, तो कॉन्फिडेंस तभी आएगा ना जब एक्चुअली ये फेल ना हो, IMS कभी फेल ना हो। ठीक है, जब भी कुछ बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस वगैरह होता है, जो एडजस्टमेंट की जाती हैं, जब लिक्विडिटी से पैसा दिया जाता है तो वो लगातार चलता रहे, उसमें तभी बाकी नेशंस को कॉन्फिडेंस आएगा जब ये चीज़ें होती रहे। ठीक है, तो ये होता भी है। अभी तक तो ऐसा नहीं रहा है कि कॉन्फिडेंस उससे निकला है किसी का। हालांकि दिक्कतें हैं, इश्यूज़ हैं, IMF में भी दिक्कत है, वर्ल्ड बैंक में भी दिक्कत है, डोमिनेशन की दिक्कत है, वो अलग कहानी है। ठीक है, बट इन जनरल कॉन्फिडेंस तो नेशंस का रहता ही है, क्योंकि हेल्प कर देता है। IMF की बात करें स्पेशली तो, जब भी बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस होता है किसी देश का। तो अब हम बात करेंगे ब्रेटन वुड डेवलपमेंट के बारे में। ब्रेटन वुड डेवलपमेंट जब भी शब्द आए तो आप दो चीज़ को जोड़ना है इससे। इस डेवलपमेंट में दो बड़े बड़े मॉनेटरी ऑर्गेनाइजेशंस बने थे, एक तो है IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और दूसरा बना था वर्ल्ड बैंक और उसके ग्रुप जो भी हैं। सो एज द पावरफुल नेशंस ऑफ वर्ल्ड वेयर होपफुल ऑफ न्यू एंड मोर स्टेबल वर्ल्ड ऑर्डर with the emergence of UNO, they were also anxious for a more homogeneous world financial order. देखो UNO बना तो पॉलिटिकल ऑर्डर मेंटेन करने की बात हुई उसमें कि भाई ठीक है, आगे से वार नहीं लड़ने दिया जाएगा, इंटरनेशनल जो मुद्दे होंगे यहाँ पे सॉल्व किए जाएंगे। ठीक है, और कोऑर्डिनेशन में चलेगी सारी चीज़ें। बट व्हाट अबाउट फाइनेंशियल ऑर्डर, उसके लिए कुछ ऐसा था नहीं आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वार कि फाइनेंशियल ऑर्डर भी ज़रूरी है भाई, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखी जाती हैं कि स्टार्ट होती है फाइनेंस से ही, कोई मुद्दा ही उठना हो तो फाइनेंस अगर गड़बड़ रहेगा वर्ल्ड में तो कोई बहुत रिच हो जाएगा कोई देश, जो कि हुआ भी है अभी भी, लेकिन उसको बैलेंस करने के लिए एक अच्छा फाइनेंशियल ऑर्डर होना ज़रूरी था पोस्ट वर्ल्ड वार 2 जो है उसके बाद। द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम एंड 42 अदर कंट्रीज जो थे, टोटल 44 थे उस समय नेशंस, ये लोग मिले एक बार, सारे नेशन गए और ब्रेटन वुड जगह है न्यू हेमिस्फेयर USA में, वहाँ पे जाके मिले ये लोग जुलाई 1944 में कि डिसाइड किया जाए, किस लिए मिले, टू डिसाइड ए न्यू IMS। देखो ब्रेटन वुड जगह है
ये न्यू हेमिस्फेयर में है, इसी के नाम पे ब्रेटन वुड ट्विन कहा जाता है आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक को, क्योंकि यहीं से इनका जन्म हुआ था मीटिंग के बाद। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड वर्ल्ड बैंक विथ इस ऑफ कोर्स जो इसके ग्रुप हैं, with its first group institution IBRD were set up together, popularly called the Bretton Woods Twins। इसी पर्टिकुलर मीटिंग में ब्रेटन वुड ट्विंस बन जाते हैं, यानी कि IMF एंड वर्ल्ड बैंक बन जाते हैं, बोथ हैविंग देयर हेडक्वार्टर्स इन वाशिंगटन DC USA। दोनों का हेडक्वार्टर कहाँ पे बना? वाशिंगटन DC USA में ही बना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले पेज पे। अब हम इन दोनों को एक एक करके देखेंगे। पहला आता है इसमें इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो अगर हम बात करें इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की, तो ये एक ऐसी फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन बनी, इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं, जो कि फॉर्म हुई थी 1944 में ही। ठीक है, बट ये जनरली जब सवाल आता है तो 1944 आंसर नहीं रहता है, बिकॉज ये ऑपरेटिव हुई थी 1945 में। इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि आपको ये वाला जो है पर्टिकुलर ईयर 1945 याद रखना है। अच्छा, ये बना दिया गया था, जैसा कि आप जानते हैं कि ब्रेटन वुड ट्विंस इनको कहा जाता है, IMF और वर्ल्ड बैंक को। तो अब ये एक इंटरनेशनल मॉनेटरी ऑर्गेनाइजेशन बनी, तो इसका कुछ ना कुछ फंक्शंस डेफिनेटली होना चाहिए। तो क्या है वो मेन फंक्शंस जो ये प्ले करती है? तो सबसे पहला जो ये काम करती है, ये एक्सचेंज रेट को रेगुलेट करती है। एक्सचेंज रेट के रेगुलेशन का काम करती है, यानी कि किसी करेंसी का दूसरे करेंसी से कैसे एक्सचेंज होगा, तो उसका रेगुलेशन करने का काम करती है। दूसरा, ये परचेज करती है शॉर्ट टर्म फॉरेन करेंसी लाइबिलिटीज ऑफ द मेंबर नेशंस फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो ये IMF है वो क्या करती है? शॉर्ट टर्म फॉरेन करेंसी लाइबिलिटी ऑफ मेंबर नेशंस फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड ये परचेज करती है जब भी किसी देश को, जैसे हमने देखा था कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हुआ, तो उसकी जो है लाइबिलिटीज़ जो होती है ये टेक ओवर कर लेती है। तो उस देश को उस समय इतनी बड़ी समस्या नहीं आएगी कि बिल्कुल बैंकरप्ट हो जाए वो देश। इसके अलावा ये स्पेशल ड्राइंग राइट SDR को इशू करती है। SDR क्या होता है भाई? जितना आप IMF में इन्वेस्ट करेंगे, जितना आपका पैसा IMF के पास लगा है, उसी पैसे के अकॉर्डिंग IMF आपको SDR देती है, स्पेशल ड्राइंग राइट देती है, जो आप विड्रॉ कर सकते हैं इन केस यू आर रिक्वायर्ड टू विड्रॉ दैट मनी। ठीक है, तो स्पेशल ड्राइंग राइट ये इशू करती है मेंबर नेशंस को। तो सबसे ज़्यादा जो SDR है वो किसका हो सकता है, आप गेस कर सकते हैं? मैं आपको बताता हूँ, ये USA का है। सबसे ज़्यादा जो SDR है वो USA का है, सो ऑन बाकी यूरोपियन कंट्रियों का है। भारत का SDR काफ़ी कम है, 2 पॉइंट समथिंग है। ठीक है, और मैंने बताया कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस में तो बेलर बनती ही है। तो ये इसके फंक्शन है। क्या क्या हमने देखा? हमने देखा कि जो एक्सचेंज रेट का रेगुलेशन है वो ये करता है, परचेज करता है शॉर्ट टर्म फॉरेन करेंसी लाइबिलिटीज ऑफ द मेंबर नेशंस फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड, एंड अलॉट करता है स्पेशल ड्राइंग राइट्स को टू द मेंबर नेशंस। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, ये बेलर तो है ही बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस में जब होता है। अब हम मेन फंक्शंस को थोड़ा सा और इलेबोरेटिव वे में देख लेंगे। इसका जो मेन फंक्शन है वो ये है कि ये फैसिलिटेट करता है इंटरनेशनल मॉनेटरी कोऑपरेशन को। इंटरनेशनल मॉनेटरी कोऑपरेशन का मतलब ये है कि भाई, आपने अभी सुना था ना कि एक्सचेंज रेट को रेगुलेट करता है, तो जब एक्सचेंज रेट ही रेगुलेट हो जाएगा, रेगुलेटेड रहेगा, तो आपको डेफिनेटली मॉनेटरी सिस्टम में आपको अपनी जो करेंसी है वो एक्सचेंज करने का मौका मिलेगा। एक्सचेंज आप अपनी करेंसी को कर पाएंगे तो आप वर्ल्ड में ट्रेड कर पाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं इंटरनेशनल मॉनेटरी कोऑपरेशन को फैसिलिटेट करता है। दूसरा जो है, ये प्रमोट करता है एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी एंड ऑर्डरली एक्सचेंज अरेंजमेंट्स को। ठीक है, ये प्रमोट करता है एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी को एंड ऑर्डरली एक्सचेंज अरेंजमेंट्स को, ये प्रमोट करता है। कहने का मतलब है कि स्टेबिलिटी तब आएगी ना जब मार्केट ज़्यादा फ्लक्चुएट ना करे। आप देख रहे होंगे कि रुपया जो है हालांकि विगत कुछ 10 सालों में डेफिनेटली काफ़ी बढ़ा है, बट ऐसा नहीं होता है ना कि आज एक जो डॉलर है वो 85 रुपये का है तो कल सीधा 190 रुपये का हो जाएगा। ऐसा तो नहीं होता है ना, धीरे धीरे मार्केट में डिमांड सप्लाई के हिसाब से बढ़ता घटता रहता है ये।
तो स्टेबिलिटी कौन ये प्रमोट करता है? तो आईएमएफ की वजह से होता है, क्योंकि वो एक्सचेंज रेट को रेगुलेट करता है। ठीक है, ऑर्डरली एक्सचेंज अरेंजमेंट्स भी ये करता है। टू असिस्ट इन इस्टेब्लिशमेंट ऑफ मल्टीलेटरल सिस्टम ऑफ पेमेंट्स एंड इलिमिनेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिस्ट्रिक्शंस, कि ठीक है, आप जैसे मल्टीलेटरल सिस्टम ऑफ पेमेंट क्या होता है कि आप जो है मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशंस में आप पार्टिसिपेंट हैं, मान लीजिए डब्ल्यूटीओ में हैं, तो वहाँ पे आप डिफरेंट नेशंस से आप डील करते हैं। डिफरेंट नेशन से आपका जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट मर्चेंडाइज सर्विसेज आपकी होती रहती हैं। तो मल्टीलेटरल सिस्टम ऑफ पेमेंट आप करते हैं वहाँ पे, उसको ये इस्टेब्लिश करता है, ये इलिमिनेट करता है फॉरेन एक्सचेंज रिस्ट्रिक्शंस को। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। इसके अलावा देखते हैं चौथा नंबर देखेंगे। फोर्थ नंबर है टू असिस्ट मेंबर कंट्रीज बाय टेम्पररीली प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू करेक्ट माल एडजस्टमेंट इन देयर बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट में कोई भी दिक्कत आ जाती है, तो मैंने ये पहले भी ब्रीफ किया था कि 1991 में भारत के साथ ये दिक्कत आई थी, जब हमारे पास जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो इतना कम हो गया था कि हम 15 दिन का भी ट्रेड नहीं कर पा रहे थे। अपने जो इंपोर्ट हमें चाहिए थे, मोस्टली जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट वगैरह हम इंपोर्ट करते हैं, मात्र 15 दिन का ही हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज बचा था जिससे हम ट्रेड कर पाते। तो वैसे केस में बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हो जाता है, उसको ये जो है बेलर की तरीके से आता है और उसको सॉल्व करता है। जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स होते हैं आईएमएफ के, द बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ऑफ आईएमएफ कंसिस्ट ऑफ 1 गवर्नर। इसमें एक गवर्नर होता है। अब मैं स्ट्रक्चर की बात यहाँ पे स्टार्ट कर दिया हूँ कि जो ये आईएमएफ है उसमें कौन कौन से लोग काम करते हैं, स्ट्रक्चर कैसा है। एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें बोर्ड ऑफ गवर्नर्स होते हैं। दे कंसिस्ट, ये जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स होता है तो गवर्नर्स कहा जा रहा है, तो इसका मतलब कि डिफरेंट जो है देशों के मेंबर्स इसमें पार्टिसिपेंट होते हैं। तो इसका एक मेन गवर्नर होता है एंड एक अल्टरनेट गवर्नर होता है, हर देश से आता है, ईच मेंबर कंट्री से एक मेन गवर्नर होता है और एक अल्टरनेट गवर्नर आता है। इंडिया के लिए जो गवर्नर है वो फाइनेंस मिनिस्टर है, एक्स ऑफिशियो गवर्नर है, और आरबीआई के जो गवर्नर हैं भारत के, वो इस पर्टिकुलर बॉडी में आईएमएफ में अल्टरनेट गवर्नर ऑन बोर्ड है। फिर से बताता हूँ कि भारत के जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं वो एक्स ऑफिशियो गवर्नर होते हैं मॉनेटरी फंड में, ठीक है, आईएमएफ में। और जो भारत के आरबीआई के, भारत के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर हैं, वो यहाँ पे ऑल्टरनेट गवर्नर होते हैं इस पर्टिकुलर बोर्ड में। ऐसे ही हर देश के 2 बंदे आते हैं, जो कि एक गवर्नर होता है, एक ऑल्टरनेट गवर्नर होता है। जो डे टू डे मैनेजमेंट होता है आईएमएफ का, द डे टू डे मैनेजमेंट ऑफ द आईएमएफ इज कैरिड आउट बाय मैनेजिंग डायरेक्टर। मतलब हर दिन का अफेयर की बात करेंगे। देखो, एक बड़ी बॉडी है तो मैनेजमेंट तो उतना ही स्ट्रांग होगा, हर दिन के कामों को देखना पड़ेगा, हर दिन का मैनेजमेंट देखना पड़ेगा। तो उसके लिए एक मैनेजिंग डायरेक्टर होता है, हु इज़ द चेयरमैन ऑफ बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। द बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स कंसिस्ट ऑफ 24 डायरेक्टर्स अपॉइंटेड इलेक्टेड बाय मेंबर कंट्रीज। ग्रुप ऑफ कंट्रीज इज द एग्जीक्यूटिव बॉडी ऑफ आईएमएफ। मतलब कि जो भी डिसीजन होती है गवर्नर्स वगैरह के, अल्टरनेट गवर्नर्स के द्वारा, काउंसिल पूरी बैठती है, उसके बाद जो भी डिसीजन होता है उसको एक्सिक्यूट कौन करेगा, तो ये 24 लोगों का एक ग्रुप होता है जो उसके एक्सिक्यूशन का काम करता है। इंडिया इज रिप्रेजेंटेड एट द आईएमएफ बाय एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हु ऑल्सो रिप्रेजेंट 3 अदर कंट्रीज इन इंडियाज कॉन्स्टिट्यूएंसी। वो हैं बांग्लादेश, श्रीलंका और भूटान। तो ये सवाल सीधा पूछ सकता है कि भारत एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के तौर पे आईएमएफ में काम करता है, जो 24 में से एक जो डायरेक्टर है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, वो भारत की तरफ से रहता है वहाँ पे। तो क्या वो सिर्फ इंडिया को रिप्रेजेंट करता है? नहीं, भारत के एग्जीक्यूटिव जो डायरेक्टर हैं वो 3 अदर देशों के भी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के तौर पर रिप्रेजेंट करते हैं। वो 3 देश है, बांग्लादेश, श्रीलंका और भूटान। अब जो कोटा सिस्टम है आईएमएफ में वो बता देता हूँ आपको। कोटा सिस्टम कैसे अलॉट किया जाता है वो भी बताऊँगा कि आईएमएफ में कोटा कैसे मिलेगा। ठीक है, जैसे कि यूएसए का कोटा सबसे ज़्यादा है, तो क्यों ज़्यादा है? क्योंकि यूएसए ने सबसे ज़्यादा पैसा उसमें दिया है, कारण वही है। तो आईएमएफ जो है कोटा इशू करता है। ईच मेंबर ऑफ आईएमएफ इज असाइंड ए कोटा। आईएमएफ अपने मेंबर नेशंस को, हर नेशन को एक कोटा देता है, विच डिटरमाइंस द मेंबर्स मैक्सिमम फाइनेंशियल कमिटमेंट। वो डिटरमाइन करता है कि वो मेंबर नेशन जो है जिसको इतना कोटा दिया जा रहा है, तो वो लगातार
आईएमएफ में इतना पैसा देता रहेगा, उसके अकॉर्डिंगली वोटिंग पावर दिए जाते हैं उसको, एंड एक्सेस दिया जाता है आईएमएफ की फाइनेंसिंग में। तो जिसके ज़्यादा कोटा रहेगा वो डेफिनेटली आईएमएफ से ज़्यादा मदद ले पाएगा, आईएमएफ से ज़्यादा फाइनेंसिंग करवा पाएगा। दीज कोटाज आर सेंट्रल कंपोनेंट ऑफ द आईएमएफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज। तो हर जो मेंबर है ईच मेंबर इज ऑब्लाइज्ड टू प्रोवाइड फाइनेंशियल रिसोर्सेज बेस्ड ऑन इट्स कोटा। ठीक है, कि मान लीजिए किसी को 15% का कोटा दे दिया गया, तो उसको 15% जितना भी आईएमएफ का फंड बनता है उसमें 15% का कंट्रीब्यूशन भी देना पड़ेगा। ए मेंबर्स कोटा सब्सक्रिप्शन डिटरमाइंस द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज इट इज ऑब्लाइज्ड टू प्रोवाइड टू आईएमएफ। ठीक है, मैंने वही बोला कि इतना पैसा देना पड़ेगा उसको। ए मेंबर मस्ट पे इट्स सब्सक्रिप्शन इन 2 फॉर्म्स। ठीक है, मेंबर्स को 2 तरीके से ये जो सब्सक्रिप्शन है देना पड़ता है। एक तो है 25% इन एसडीआर, जो मैंने स्पेशल ड्राइंग राइट्स बताया था, जिसमें गोल्ड भी हो सकता है और डॉलर के तौर पे पैसा भी हो सकता है, और अदर मेंबर्स करेंसी स्पेसिफाइड बाय आईएमएफ। तो एसडीआर के तौर पे भी देना हो सकता है, या फिर अदर करेंसीज भी जो है स्पेसिफाई कर सकती है आईएमएफ। एसडीआर में जनरली गोल्ड भी होता है, डॉलर भी होता है, और भी 3-4 करेंसीज होती है जो हॉट करेंसी मानी जाती है, जैसे कि जापानीज येन हो गया, चाइनीज़ रेनमीबी हो गया, पाउंड स्टर्लिंग हो गया, ये सब। एंड रेस्ट जो अमाउंट है, अच्छा ये जो पैसा है स्पेसिफाइड बाय द आईएमएफ विच मेक्स द रिजर्व ट्रांच ऑफ द मेंबर, एंड रेस्ट जो पैसा है 25% तो हो गया कि भाई एसडीआर में या फिर दूसरी करेंसी में दिया जाता है, जिसे हम रिजर्व ट्रांच ऑफ मेंबर कहते हैं। ठीक है, रिजर्व ट्रांच मतलब कि उतना पैसा उस पर्टिकुलर मेंबर ने दिया है, और बाकी जो 75% पैसा है, रेस्ट जो पैसा है ओन करेंसी में जमा करना पड़ता है, कॉल्ड नॉर्मल एसडीआर। ओन करेंसी में देना पड़ता है, जैसे भारत है तो 25% तो देगा ही एसडीआर में, जिसको मैंने बोला कि यूएस डॉलर में हो सकता है या फिर कोई अदर करेंसी डिटरमाइन कर सकती है आईएमएफ। तो भारत जैसे भी अरेंज करे वो करेंसी एक्सचेंज रेट के हिसाब से करे, जैसे भी करे वो भारत को जो है वो देना पड़ेगा 25%। इसके अलावा जो 75% पैसा है वो भारत अपनी करेंसी में दे सकता है, जो कि हम नॉन एसडीआर भी कहते हैं, नॉर्मल एसडीआर कहते हैं जिसे हम, विच द मेंबर मे विड्रॉ इन एनी करेंसी इनटू विच एसडीआर आर डिनोमिनेटेड। नॉर्मली ये 5 हार्ड करेंसीज के तौर पे मानी जाती हैं। तो भारत भले ही 25% जो एसडीआर है वो यूएस डॉलर या फिर तमाम ऐसे करेंसी में दे रहा है, बाकी 75% जो पैसा है वो रुपया में दे रहा है, लेकिन वो बाकी जो 75% पैसा है वो जब विड्रॉ करेगा भारत इन केस ऑफ रिक्वायरमेंट है जो भी है, तो वो किसी भी 5 अदर जो करेंसी हैं, जैसे कि वो 5 जो हार्ड करेंसी जिसे कहते हैं, वो यूएस डॉलर हो सकता है, जापानीज येन हो सकता है, चाइनीज रेमबी हो सकता है, पाउंड स्टर्लिंग हो सकता है। ठीक है, आईएमएफ का जो कोटा फॉर्मूला है उसको और थोड़ा अच्छे से समझने के लिए यहाँ पे देख सकते हैं कि आईएमएफ का जो कोटा है जो कि एग्री किया गया था 2008 में, आईएमएफ का जो कोटा है जो कि एग्री किया गया था 2008 में, इट इज़ ब्रॉडली बेस्ड ऑन मेंबर्स रिलेटिव पोजीशन इन वर्ल्ड इकोनॉमी। ठीक है, आईएमएफ का जो ये कोटा सिस्टम है जो कि एग्री किया गया था 2008 में, इट इज़ ब्रॉडली बेस्ड ऑन द मेंबर्स रिलेटिव पोजीशन इन द वर्ल्ड इकोनॉमी विच इज़ डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग वेरिएबल्स विथ देयर असाइंड वेट। ठीक है, वो क्या क्या है वो देख लेते हैं। वेटेड एवरेज होना चाहिए जीडीपी का 50%, ओपननेस टू द ग्लोबल इकोनॉमी 30%, इकोनॉमिक वेरिएबिलिटी 15% और इंटरनेशनल रिजर्व 5%। For this purpose, GDP is measured through a blend of GDP based on market exchange rates, जिसका वेट 60% होगा, एंड ऑन परचेजिंग पावर पैरिटी एक्सचेंज रेट 40%. The formula is also includes a compression factor that reduces the dispersion in calculated quota shares across the members. देखो ये हमने डिस्कस कर लिया अभी। अब हम देखेंगे इंडिया का कोटा कितना है। तो भारत का कोटा काफ़ी कम है, जैसे कि मैंने शुरू में ही बताया था कि भारत मात्र 2.75% टोटल आईएमएफ का कोटा भारत के पास है, जबकि यूएसए वगैरह का 15-16% के आसपास है। तो इंडिया का कोटा जो है, इंडिया कोटा इज एसडीआर के टर्म में देखेंगे तो 13.66 बिलियन यूएस डॉलर है, विच इज़ 2.75% ऑफ द टोटल आईएमएफ कोटा विच was
यूएस डॉलर 19.41 बिलियन व्हेन द कोटा वाज रिवाइज लास्ट टाइम। तो अभी ये बढ़ गया है, ठीक है, कोटा रिवाइज जो है भारत का बढ़ गया है, 19.41 बिलियन डॉलर है, बट परसेंटेज में तो वही है 2.75%, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, वर्ल्ड बैंक के बारे में देखेंगे। पहला जो आईएमएफ है वो देख लिया, दूसरा जो है वो वर्ल्ड बैंक है। तो वर्ल्ड बैंक की बात करें अगर दोस्तों, तो वर्ल्ड बैंक जो है इसके 5 क्लोजली एसोसिएटेड इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है। ये बेसिकली वर्ल्ड बैंक देखने में सिंगुलर लगता है, बट वर्ल्ड बैंक ग्रुप है ये। इस ग्रुप में 5 क्लोजली एसोसिएटेड इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि रोल ऑफ डेवलपमेंट को प्ले करते हैं मेंबर नेशन में डिफरेंट एरियाज में, ठीक है। पांचों जो बॉडीज है डिफरेंट डिफरेंट फील्ड में कहीं ना कहीं नेशंस को हेल्प करती है डेवलप करने के लिए। ए ब्रीफ अकाउंट हम देखेंगे इनके बारे में। चलिए पहला देखते, पहला इसमें आएगा आईबीआरडी। आईबीआरडी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। तो हुआ ये दोस्तों, जब वर्ल्ड वार 2 चल रहा था और जब वो ख़त्म हुआ तो वर्ल्ड वार 2 के दौरान काफ़ी ज़्यादा देशों को क्षति हुई थी, बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक लॉस से जूझ रही थी उस समय। जो नेशंस थी वर्ल्ड की काफ़ी ज़्यादा जूझ रही थी, वार रेवेज्ड जो कंट्रियां हैं वो काफ़ी पीछे चली गई थी। तो इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट जो है ये ओल्डेस्ट है वर्ल्ड बैंक का, विच स्टार्टेड फंक्शनिंग इन 1945 इन द एरिया ऑफ रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द वार रेवेज्ड रीजन्स। जो कि सेकेंड वर्ल्ड वार की हम बात कर रहे थे, कि जो वार रेवेज्ड रीजन था जहाँ पे काफ़ी वार की वजह से तहस नहस विध्वंस या फिर क्षति पहुंची थी। एंड लेटर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मिडिल इनकम एंड क्रेडिट वर्दी पुअरर इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड। तो ये किसके किसके लिए काम करता है? तो एक तो भाई इनिशियल पीरियड में अपने ये सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान जो भी वार रेवेज्ड एरियाज थे, जो कंट्रियां थी, उनको ये हेल्प किया इसने। बाद में मिडिल इनकम ग्रुप की जो कंट्रियां हैं उनको काफ़ी ज़्यादा जो है इसने फाइनेंस किया और उनको हेल्प किया। ह्यूमन डेवलपमेंट वाज द मेन फोकस ऑफ डेवलपमेंट लेंडिंग विद द वेरी फ्यू इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट इससे मतलब जिस देश को ये लोन देता था आईबीआरडी या देता है, उससे मात्र जो है 1.55% का पर एनम इंटरेस्ट लिया जाता है, मतलब कि जो कि मीएगर है। और दैट द एरियाज ऑफ फोकस बीइंग एग्रीकल्चर, इरिगेशन, अर्बन डेवलपमेंट, हेल्थ केयर, फैमिली वेलफेयर, डेयरी डेवलपमेंट एंड सो ऑन। इन सब एरिया में कोई भी देश जो है यहाँ से लोन ले सकती है। इट कमेंस लेंडिंग फॉर इंडिया इन 1949, 1949, एंड उसके बाद भारत को भी ये लेंड करने लगा। आफ्टर द प्रोसेस ऑफ रिफॉर्म्स स्टार्टेड इन वर्ल्ड बैंक इन 2010, इंडिया वाज अलॉटेड एडिशनल शेयर्स इन द आईबीआरडी। आईबीआरडी में अभी भारत की शेयर की बात करें तो करेंटली इंडिया होल्ड्स 56,739 शेयर्स इन आईबीआरडी, विच अकाउंटिंग अगर हम अमाउंट में देखें तो इट विल बी 6,844.7 मिलियन यूएस डॉलर। With this, India emerged as the seventh largest shareholder। अगर हम वर्ल्ड बैंक में आईबीआरडी की बात कर रहे हैं तो भारत जो है 7वां लार्जेस्ट शेयर होल्डर है इसमें। और इसका जो वोटिंग राइट है वो 2.91% का है, जो कि अर्लियर 2010 से पहले 2.77% था, तो बाद में बढ़ा था 2010 में, तो ये 2.91% हो गया। अब हम बात करेंगे इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी की, जो कि दूसरी मतलब इस ग्रुप में वर्ल्ड बैंक के ग्रुप में दूसरा एजेंसी है ये, जिसे हम कह रहे हैं इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी, विच इज़ ऑल्सो नोन एज द सॉफ्ट विंडो ऑफ वर्ल्ड बैंक। क्योंकि यहाँ पे आप बहुत ही कह सकते हैं कि फ्री में आप लोन ले सकते हैं, बिना किसी इंटरेस्ट के लोन लिया जा सकता है। दिस वाज सेट अप इन 1960 विद द बेसिक एम ऑफ डेवलपिंग इंफ्रास्ट्रक्चरल सपोर्ट। क्यों लाया गया था? ताकि किसी भी देश में देखो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है वहाँ के ग्रोथ के लिए। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, खासकर कोर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, जैसे कि पावर हो गया, सड़कें हो गई, लॉजिस्टिक हो गया, तो इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट के लिए लाया गया था, ताकि नेशंस जो है यहाँ से लोन लें और लोन पे आपको इंटरेस्ट देना नहीं है, बस आपको जो आपका जो भी आपका रीपेमेंट वाला अमाउंट है वही देना है, इसके अलावा इंटरेस्ट नहीं देना है। तो ये काफ़ी सपोर्ट किया नेशंस को, एंड ये काफ़ी लॉन्ग टर्म के लिए दिया जाता है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक सर्विसेज
its loan known as credits are extended mainly to the economies with the less than, जहाँ की इकोनॉमी भी है, कहीं की भी इकोनॉमी, अगर वहाँ पे पर कैपिटा इनकम मतलब एक साल में एक बंदा $895 से कम कमाता है तो वहाँ पे ये लोन दिया जाता है जनरली, बट इंटरेस्ट फ्री होता है ये। द क्रेडिट्स आर फॉर पीरियड ऑफ 35 टू 40 ईयर्स, काफ़ी लंबे समय के लिए दिया जाता है, और इनिशियली 10 साल का मोरेटेरियम भी दिया जाता है इसमें। इनिशियली 10 साल तक आपको पैसा भी नहीं देना है, ग्रेस पीरियड दिया जाता है, उसके बाद ही आपको इसका लोन का जो है इंस्टॉलमेंट भरना होता है, और इंटरेस्ट फ्री होता है, या फिर लगाया भी जाएगा तो बहुत कम इंटरेस्ट लगाया जाता है ताकि जस्ट जो एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेज हैं उसको निकाला जा सके। इन द बिगिनिंग देयर वाज ए ह्यूमन एंगल टू इट, ये वैसे लोगों को ही दिया जाता था, वैसे देशों को ही दिया जाता था जहाँ काफ़ी पुअरर कंट्रियाँ होती थी, और एक क्राइटेरिया मैंने बताया कि $895 पर एनम पर कैपिटा इनकम होना चाहिए था। तो अब बाद में ये हटा दिया गया, बट नाउ there remains no hard and fast differences between the purposes of IBRD and IDA lending। मतलब IBRD भी जिस हिसाब से पैसा दे रहा है उसी हिसाब से लगभग IDA भी देता है। IDA इनफैक्ट और सॉफ्ट क्रेडिट देता है जहाँ पे आपको इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं देना है। Every year, developing nations make enough diplomatic attempts to carve out maximum loan dispersal for themselves। ठीक है, इस पर्टिकुलर आईडीए की बात करें तो यहाँ से ज़्यादा नेशन चाहती हैं कि पैसा निकालें, क्योंकि ऑफ कोर्स यहाँ पे इंटरेस्ट आपको देना नहीं है। इंडिया हैज़ बीन द बिगेस्ट बेनिफिशियरी ऑफ द आईडीए सपोर्ट। द टोटल सपोर्ट जो है आईडीए और IBRDA, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, दोनों का अगर मिला के देखा जाए फॉर इंडिया, तो अभी तक जो है भारत यहाँ से 91.81 बिलियन US डॉलर निकाल चुका है लोन के तौर पे। सिंस 2015 इंडिया डिड नॉट अवेल एनी फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम आईडीए, क्योंकि अब आईडीए के हिसाब से भारत जो है उस कैटेगरी से निकल गया है, मतलब ग्रेजुएट हो गया है, मतलब भारत अब इतना पुअर कंट्री नहीं है कि आईडीए की सपोर्ट की ज़रूरत पड़े। तो 2015 के बाद जो है भारत यहाँ से लोन नहीं लिया है। नेक्स्ट देखते हैं आईएफसी के बारे में। आईएफसी अगेन एक इम्पोर्ट इंस्टीट्यूशन है वर्ल्ड बैंक ग्रुप का। अगर इसकी बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट है ये। आईबीआरडी की बात करें और आईडीए की बात करें तो थोड़ा सा वहाँ से ये अलग सा ये एक्ट करता है। किस टर्म में अलग से काम करता है वो थोड़ा समझ लेंगे। जो आईएफसी है ना, वो प्राइवेट वेंचर, जो मेंबर नेशन है वहाँ के प्राइवेट वेंचर में फंक्शनिंग ये करता है, उनको ये लोन देता है। ठीक है, एंड इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन जो है ये सेटअप हुआ था 1956 में, विच इज़ ऑल्सो नोन एज द प्राइवेट आर्म ऑफ वर्ल्ड बैंक। प्राइवेट आर्म ऑफ वर्ल्ड बैंक जब मैं बोल रहा हूँ इसका मतलब ये है कि ये किसी भी मेंबर नेशन को जो है प्राइवेट सेक्टर के वहाँ को पैसा देता है ये। ठीक है, it lends money to private sector of course, which I have already explained you। private sector companies को ये देता है of its member nations। the interest rate charged is commercial but comparatively low, मतलब कि अगर in comparison to other institutions जो कि लोन देती हैं प्राइवेट कंपनियों को, वहाँ के इंटरेस्ट रेट से और इसके इंटरेस्ट रेट से अगर कंपैरिजन किया जाए तो धरती आसमान का अंतर मिलेगा। काफ़ी कम रेट पे ये जो है लोन देता है। देर आर मेनी अट्रैक्टिव फीचर्स ऑफ IFC's लेंडिंग, वो क्या क्या है देख लेंगे। इट फाइनेंसेस एंड प्रोवाइड्स एडवाइस फॉर private public ventures and projects in partnership with the private investors, and its advisory work it helps governments of the member nations to create conditions that stimulate the flow of both domestic and foreign private savings and investment। कहने का मतलब है सिर्फ पैसा नहीं देता है ये, पैसा के साथ ये टेक्निकल एडवाइजेस भी देता है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा जो है प्रमोट करता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को, जहाँ पे पब्लिक कहें तो स्टेट को मतलब की बात कर रहे हैं, मतलब हम गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, वो भी पैसा लगाती है और प्राइवेट जो है उनके साथ काम करके एक वेंचर क्रिएट करते हैं, तो उसमें ये हेल्प करता है। द IFC फोकसेस ऑन प्रमोटिंग economic development by encouraging the growth of productive enterprises and efficient capital markets in its member countries। It participates in an investment only when it can make special
contribution that complements द रोल ऑफ मार्केट इन्वेस्टर। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये उस कंपनी को ज़्यादा चाहता है पैसा देना या देता है, इनफैक्ट आईएफसी की बात कर रहे हैं, जो अट्रैक्ट कर सकती है, जिसमें पावर हो अट्रैक्ट करने का फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को। ठीक है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को अट्रैक्ट कर सके वैसे कंपनी में पैसा लगाता है, उनको इनेबल करता है। It also plays a catalytic role, stimulating and mobilizing private investment in developing world by demonstrating that the investments are too can be profitable। ठीक है, तो ये कह सकते हैं कि फाइनेंशियल जो इन्वेस्टर्स हैं उनको एक कैसे अट्रैक्ट करवाता है, उनको एक कह सकते हैं कि कॉन्फिडेंस देता है कि वो पैसा लगाएं, और डेवलपिंग वर्ल्ड में अगर पैसा लगाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा उनको उस इन्वेस्टमेंट पे आउटकम मिलेगा, अच्छा खासा रिटर्न मिलता है। वी हैव सीन ए ग्रेट अपसर्ज इन आईएफसी इन्वेस्टमेंट्स इन इंडिया। भारत में बहुत सारा इन्वेस्टमेंट पहले भी रहा है और बढ़ ही रहा है ये, विच हैज़ अनडाउटली स्ट्रेंथन द फॉरेन इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस इन इंडियन इकोनॉमी। तो इससे क्या हुआ है कि फॉरेन जो इन्वेस्टर्स हैं हमारे देश में जो पैसा लगा रहे हैं, हमारी इकोनॉमी में जो पैसा लगा रहे हैं या लगाना चाह रहे हैं, तो उनमें कॉन्फिडेंस डेफिनेटली बढ़ रहा है। अब हम बात करेंगे MIGA यानी कि मीगा के बारे में। मीगा का फुल फॉर्म होता है मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। ये चौथी जो है ग्रुप में चौथी ये इंस्टीट्यूशन है, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। तो ये क्या करती है ना कि जो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं किसी भी इकोनॉमी में जो कि डेवलपिंग इकोनॉमी है, तो वो लोग पैसा, कई बार देखा जाता है कि जो इन्वेस्टर्स हैं वो पैसा किसी देश में इसलिए भी नहीं लगाते हैं कि उनको लगता है कि कहीं पॉलिटिकल कोई इशू आ जाएगा, कोई गड़बड़ी हो जाएगी तो हमारा पैसा डूब जाएगा। तो मीगा क्या है, उनको इंश्योर करता है, उन वैसे इन्वेस्टर्स को इंश्योर करता है जो ऐसे देशों में पैसा लगाते हैं। तो इसका सेटअप जो है 1988 में हुआ था। इट इनकरेजेज इन फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन डेवलपिंग इकोनॉमीज ऑफ कोर्स बाय ऑफरिंग इंश्योरेंस, दैट इज द गारंटी, इंश्योरेंस को ही गारंटी कहेंगे, टू फॉरेन प्राइवेट इन्वेस्टर्स अगेंस्ट लॉस कॉज बाय नॉन कॉमर्शियल। यानी कि देखिए कॉमर्शियल लॉस होगा तब तो भाई वो तो मैनेजमेंट की दिक्कत है ना, लेकिन जो आपके कंट्रोल में नहीं है, कॉमर्शियल लॉस नहीं है, बट वो पॉलिटिकल लॉस हो सकता है, करंट ट्रांसफ़र की वजह से हो सकता है, एक्सप्रोप्रिएशन या फिर वार अगर उस देश में छिड़ गया, सिविल डिस्टर्बेंस हो गई, तो उस बंदे का पैसा तो इन्वेस्टमेंट तो बर्बाद हो जाएगा ना, उस केस में इंश्योरेंस वो मीगा से मिल जाता है उसको। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स टेक्निकल असिस्टेंस टू हेल्प कंट्रीज डिसिमिनेट इंफॉर्मेशन ऑन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़। आखिरी जो इस ग्रुप में बॉडी है वो है ICSID। ठीक है, आखिरी जो बॉडी है वो ICSID। तो जो इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट है, जिसे हम ICSID कहते हैं, इट वाज सेटअप इन 1966। इट इज़ एन इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी। ये क्या है, एक इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी है, हुज डिसीजंस आर बाइंडिंग ऑन द पार्टीज़। तो इसका जो भी डिसीजन होता है वो पार्टीज़ पे बाइंडिंग होता है। बट इसमें अगर मान लीजिए आप दो पार्टियों में डिस्प्यूट हो गया, एक इन्वेस्टर है और एक देश का जहाँ पे आपने कंपनी है वहाँ पे इन्वेस्ट किया है, दोनों में डिस्प्यूट हो सकता है, तो रिकोर्स जो है कि आप ICSID के पास जाएंगे कि नहीं जाएंगे वो वॉलंटियरली है। अगर दोनों पार्टियां चली गई वॉलंटियरली, तो एक बार वहाँ पे चली गई तो डिसीजन को मानना पड़ेगा, ये कंडीशन रहता है। सो इट वाज इस्टेब्लिश अंडर द 1966 कन्वेंशन ऑन सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट बिटवीन स्टेट एंड नेशनल्स ऑफ अदर स्टेट्स। वही बात मैं कहा कि दो रिकोर्स जो है टू द सेंटर इज वॉलंटरली, यहाँ पे जाना वॉलंटरी है, आप चाहें तो जाएं, ना चाहें तो ना जाएं। बट वंस द पार्टीज हैव एग्रीड टू आर्बिट्रेशन, once the parties have agreed to arbitration, they cannot withdraw their consent unilaterally। ठीक है, अपना कंसेंट जो है यूनिलेटरली नहीं विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इट सेटल्स द इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स अराइजिंग बिटवीन द इन्वेस्टिंग फॉरेन कंपनीज एंड होस्ट कंट्रीज वेयर द इन्वेस्टमेंट हैव बीन मेड। चलिए ये हो गया, आगे बढ़ेंगे। एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में देखते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि इसको इस्टेब्लिश किया गया था, सेटअप किया गया था इसका 1966 में। इसमें 31 मेंबर्स थे जब ये फाउंड हो रहा था। ठीक है, 31 मेंबर थे जब ये फाउंड हो रहा था। एंड अगर हम मार्च 2017 तक की बात करें,
अच्छा, फाउंडिंग मेंबर में भी इंडिया शामिल था जब ये फाउंड किया जा रहा था 1966 में, तो भारत इसमें शामिल था। और अभी की बात करें मार्च 2017 तक की, तो इट हैज़ ग्रोन टू इनकम्पास 67 मेंबर्स, ऑफ विच 48 जो हैं दे आर फ्रॉम एशिया पैसिफिक रीजन। एशिया पैसिफिक रीजन मतलब कि जो आप साउथ ईस्ट एशिया है, इंडिया है, एंड पैसिफिक से रिलेटेड जो लिटोरल कंट्रियाँ हैं तमाम। एंड इसके अलावा 19 आउटसाइड से भी हैं, एशिया पैसिफिक के अलावा जो अदर वर्ल्ड से हैं, मतलब वो 19 ऐसे देश हैं। इट हैज़ इट्स हेडक्वार्टर सिचुएटेड एट फिलीपींस की कैपिटल मनीला में। ठीक है, सो इट हैज़ इट्स हेडक्वार्टर इज इन मनीला विच इज़ द कैपिटल ऑफ कोर्स फिलीपींस। द पर्पस ऑफ द बैंक, द पर्पस ऑफ द बैंक इज़ टू फॉस्टर इकोनॉमिक ग्रोथ। इस पर्टिकुलर बैंक का काम क्या है? इकोनॉमिक ग्रोथ करवाना है भाई, कोऑपरेशन करवाना इन द रीजन ऑफ एशिया एंड फार ईस्ट, टू कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ डेवलपिंग मेंबर्स कंट्रीज कलेक्टिवली इंडिविजुअली, दोनों तरीके से। इसका पर्पस क्या है भाई? जिस एरिया के मेंबर्स हैं, ठीक है, खासकर एशिया और फार ईस्ट से मेंबर है, पैसिफिक रीजन से, तो वैसे देशों में डेवलपमेंट का काम करने के लिए तमाम फाइनेंसेस की ज़रूरत होती है, तो ये देता है। कलेक्टिवली भी डेवलप्ड कराता है, और इंडिविजुअल किसी देश को चाहिए कि भाई मेरे डेवलपमेंट का काम है, मुझे लोन मिल जाए, तो वो मिल जाता है यहाँ से। द मेजर फंक्शंस ऑफ द बैंक आर लिस्टेड बिलो। इसके क्या क्या फंक्शंस एक बार देख लेते हैं। पहला जो फंक्शन है दैट इज़ प्रोमोटिंग इन्वेस्टमेंट। ये क्या करता है? प्रमोट करता है कि भाई इस रीजन में इन्वेस्टमेंट आया। मैं बात कर रहा हूँ एशिया पैसिफिक रीजन की, तो ये जॉइंट वेंचर टाइप का करवाता है, पब्लिक एंड प्राइवेट एंड हारमोनियस रीजनल डेवलपमेंट विद अ स्पेशल रिगार्ड टू लेस डेवलप्ड मेंबर कंट्रीज। मतलब इसमें भी जो मेंबर्स हैं उसमें जो और गरीब देश हैं, जो लेस डेवलप्ड हैं, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट आए ताकि उनका ग्रोथ हो सके। सेकेंड जो फंक्शन है वो है कोऑर्डिनेटिंग डेवलपमेंट पॉलिसीज एंड प्लान्स ऑन रिक्वेस्ट बेसिस पे, प्रोमोटिंग इंटर रीजनल ट्रेड, प्रोवाइडिंग टेक्निकल असिस्टेंस इन फाइनेंसिंग एक्सिक्यूशन एंड प्रोजेक्ट प्रपोजल। कहने का मतलब है कि कोई देश चाहता है कि मेरे लिए एडीबी जो है, एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है, वो मेरे लिए प्लान डेवलप करे कि मेरे मतलब क्या क्या कर सकता हूँ मैं, टेक्निकल असिस्टेंस दे, प्लान डेवलप करे, तो उसमें ये हेल्प करता है और वैसे रीजन को ये डेवलप करवाता है। कोऑपरेटिंग विथ यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस के साथ कोऑपरेट करता है ऑन एंड अदर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, public and private, and undertaking other activities and provide other services advancing its purposes। मतलब कहने का मतलब है कि काफ़ी इंक्लूसिव है ये और ओपन है। आई मीन ये ऐसा नहीं कि एडीबी है तो भाई किसी से बात ही नहीं करेगा। वर्ल्ड में जो प्रैक्टिसेस चल रही हैं, यूएनओ में जो प्रैक्टिस चल रही है और बाकी जो पब्लिक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, क्योंकि इसका काम ही है डेवलप करवाना पर्टिकुलर रीजन्स को। जिस रीजन में ये काम कर रहा है, एशिया और एशिया पैसिफिक की बात करें, तो वहाँ पे डेवलपमेंट कब आएगा? जब आप नो हाउ आपका अच्छा रहेगा, आप अदर जो बॉडीज़ हैं बड़ी बड़ी वहाँ से संपर्क में रहो, तो उनके साथ कोऑपरेशन भी करता है। भारत का जो सब्सक्रिप्शन है इस बैंक की कैपिटल में, कैपिटल स्टॉक में, वो 6.331% का है, और वोटिंग राइट जो है भारत का वो 5.363% का है। तो अच्छा खासा सब्सक्रिप्शन भी है, ठीक है यार, 6% बुरा नहीं है। 6.331% कैपिटल स्टॉक है इसका भारत का, जबकि चाइना का सबसे ज़्यादा है वैसे। और ये हमें पता चलता है एडीबी का एनुअल रिपोर्ट आया था 2020 में, वहाँ से हमें पता चला था। सो इंडिया स्टार्टेड बोरोइंग फ्रॉम एडीबीज ऑर्डिनरी कैपिटल रिसोर्सेज इन 1986। भारत ने कब से यहाँ से पैसा लेना शुरू कर दिया था? तो 1986 से। द बैंक्स लेंडिंग हैज़ बीन मेनली इन द एनर्जी, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, फाइनेंस, इंडस्ट्री, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में। कहाँ पैसा लगाता है? तो एनर्जी सेक्टर, कोर सेक्टर कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में। तो यहाँ पे ये इन्वेस्टमेंट करवाता है, ट्रांसपोर्ट में, कम्युनिकेशन में, फाइनेंस में, इंडस्ट्री में, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में भी ये इन्वेस्टमेंट करवाता है। The bank has extended, of course, technical assistance to India in addition to loans from its OCR windows। ठीक है, तो ये बैंक जो है it has extended technical assistance to India in addition to loans from its OCR window। The technical assistance provided includes support for institutional strengthening, effective project implementation and policy reform as well as project preparation। मतलब diverse activity ये करता है। इंडिया जो है, इंडिया होल्ड्स द पोजीशन ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द बैंक, डेफिनेटली।
ठीक है। इंडिया होल्ड करता है पोजीशन ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द बैंक। इट्स कॉन्स्टिट्यूएंसी कंप्राइजेस, अब इस देखो जिस एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर में भारत है वहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसमें भारत है खुद, बांग्लादेश है, भूटान है, लाओ पीडीआर है और ताजिकिस्तान है। द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर जो होते हैं हमारे यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, ही इज़ इंडियाज़ गवर्नर ऑन द बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक, और जो सेक्रेटरी होते हैं डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर वो अल्टरनेट गवर्नर होते हैं। याद कीजिए मैंने आईएमएफ जब पढ़ाया था तो आईएमएफ में मैंने बोला था कि जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं वहाँ पे वो होते हैं गवर्नर, और जो हमारे आरबीआई के गवर्नर होते हैं वो वहाँ पे अल्टरनेट गवर्नर होते हैं, लेकिन इसमें अलग है। यहाँ पे गवर्नर तो फाइनेंस मिनिस्टर ही होते हैं, बट अल्टरनेट गवर्नर जो है यहाँ पे सेक्रेटरी होते हैं डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। तो रबल ऑफ यूरोप आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वार, मतलब कि जब सेकेंड वर्ल्ड वार ख़त्म हुआ था तो यूरोप में बहुत सारा ऐसा एरिया था जो काफ़ी ज़्यादा क्षतिग्रस्त हुआ था, तो उसको ठीक करने के लिए बनाया गया था OECD। ठीक है, तो इट डिटरमाइंड टू अवॉइड मिस्टेक्स ऑफ देयर प्रीडेसेसर्स in the wake of the First World War, European leaders realized that the best way to ensure lasting peace was to encourage cooperation and reconstruction rather than punish the defeated। जैसा कि हम जानते हैं कि वर्ल्ड वार वन में क्या हुआ था, जर्मनी पे हमने वार का जो भी बर्डन था डाल दिया था, उससे बहुत सारा पैसा हमने क्लेम कर दिया था, इससे जो है नाजिज्म की उत्पत्ति हुई थी। तो वो चीज़ अवॉइड किया जा सके, सबका शेयर्ड ग्रोथ हो, इसके लिए OECD बनाया गया था। स्पेशली जो है वार रेवेज्ड जो एरिया था, जो वार की वजह से डिस्ट्रक्टिव हो गया था जो एरिया, वहाँ पे द ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन वाज इस्टेब्लिश्ड इन 1947 टू रन द US फाइनेंस्ड मार्शल प्लान। US फाइनेंस्ड मार्शल प्लान को लागू करने के लिए, ये प्लान हम जानते हैं कि चाइना में भी लगा था कि चाइना में जो अफेक्ट हुआ था उसको ठीक किया जा सके। एंड इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द रीजन जो वार रेवेज्ड जो रीजन थे वहाँ पे मार्शल प्लान के थ्रू वहाँ के डेवलपमेंट की बात की गई थी, तो उसी को लागू कराने के लिए OECD बनाया गया था। ठीक है, सो इट वाज इस्टेब्लिश्ड इन 1947 टू रन द US फाइनेंस्ड मार्शल प्लान फॉर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंटिजेंट रेवेज्ड बाय वार। इसके अगला लाइन कहता है कि बाई मेकिंग इंडिविजुअल गवर्नमेंट्स रिकॉग्नाइज द इंटरडिपेंडेंस ऑफ देयर इकोनॉमीज, इट पेव्ड द वेज फॉर न्यू एरा ऑफ कोऑपरेशन दैट वाज टू चेंज द फेस ऑफ यूरोप। Encouraged by its success and prospect of carrying its work forward on global stage, कनाडा और USA, ठीक है, इसमें ज्वाइन करते हैं, OEC को ज्वाइन करते हैं, और उसी समय ज्वाइन करने के बाद ये जो OEC है वो OECD कन्वेंशन के तहत OECD का गठन जो ऑफिशियली हो जाता है सितंबर 30, 1961 को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। कुछ और भी कंट्रियाँ इसमें ज्वाइन करती हैं। ठीक है, इनिशियली जो है जापान ज्वाइन किया था 1964 में, और अभी की बात करें तो इसमें 38 जो है मेंबर कंट्रीज़ हैं, डिफरेंट एरिया से आती हैं, डिफरेंट कॉन्टिनेंट से इसमें जो मेंबर्स हैं वो हैं वर्ल्ड वाइड। रेगुलरली टर्न टू वन अनदर टू आइडेंटिफाई प्रॉब्लम्स, डिस्कस एंड एनालाइज देम एंड प्रमोट पॉलिसीज़ टू सॉल्व देम। The track record is striking. The USA has seen its national wealth almost triple in the 5 decades since OECD was created। जब से OECD बना है तब से अभी तक देखा जाए तो USA का जो है 5 डिकेड में देखा जाए तो USA का इकोनॉमी 5 गुना बढ़ गया था, 3 गुना बढ़ गया था, ट्रिपल हो गया था। ठीक है, there are many countries that a few decades ago were still only minor players on the world stage, जैसे कि चाइना, इंडिया, ब्राज़ील, they have emerged as new economic giants. Most of the countries that formed part of former Soviet bloc have either joined OECD or adopted its standard and principles to achieve the common goals. Russia is negotiating to become a member of OECD.
and now the organization has close relation with Brazil, चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया और साउथ अफ्रीका के साथ भी काफ़ी क्लोज रिलेशनशिप है। एंड वो जो क्लोज रिलेशनशिप है वो इन्हेंस्ड इंगेजमेंट प्लान जो है प्रोग्राम उसके तहत है। अगर बात हम करें टुगेदर विथ देम, द OECD brings around its table 40 countries that around for 80% of the world trade and investment इसके थ्रू होता है, giving it a pivotal role in addressing the challenges facing by the world economy। अब हम भारत के कॉन्टेक्स्ट में बात कर लेंगे, OECD का भारत से क्या संबंध है और किस तरीके से भारत जो है एसोसिएट कर रहा है अपने आप को OECD से। सो इंडिया हैज़ इन्हेंस्ड इंगेजमेंट, 2007 से ही भारत ने अपना जो इंगेजमेंट है OECD के साथ बढ़ाया है। हाउएवर जो एक्सेशन है, मेंबरशिप जो है अभी मिला नहीं है, ठीक है ऐसा फ्यूचर में पोटेंशियल कि मिल जाएगा बट अभी तक मिला नहीं है। द एक्सेशन प्रोसेस टू इट इज़ कॉम्प्लेक्स एंड लॉन्गर as it involves a series of examination to assess a country's ability to meet the OECD standards in the wide range policy areas। बट भारत प्रयासरत है और मिल ही जाएगा कभी ना कभी। मीन वाइल इंडियाज़ रिलेशनशिप विथ OECD हैज़ डेवलप्ड स्टीडीली, जैसे कि हम जानते हैं कि उसकी जो स्टील कमेटी है वो ज्वाइन किया था भारत ने 1998 में। भारत ने स्टील कमेटी को ज्वाइन किया था OECD के, एंड सिंस 2007 भारत एक की पार्टनर है। और 2017 के बाद से तो भारत जो है इट हैज़ बीन पार्टिसिपेटिंग एज एन एसोसिएट और पार्टिसिपेंट इन 21 OECD बॉडीज एंड अधेयर्स टू 9 OECD लीगल इंस्ट्रूमेंट्स, making it an important contributor to several areas of importance, चाहे वो कॉरपोरेट गवर्नेंस से हो या फिजिकल मैटर्स से हो या फिर न्यूक्लियर एनर्जी से हो। फर्दर मोर इंडिया प्लेज एन एक्टिव रोल इन OECD's रीजनल एक्टिविटीज़ इन एशिया टुगेदर विथ कोऑपरेशन ऑन द वेरियस इंटरनेशनल फोरा। जो ग्लोबल ट्रेड है उसके लिए रूल क्रिएट करती है। इसका एक बेसिकली प्रीडिसेसर था, मतलब कि इससे पहले का एक ऑर्गेनाइजेशन था जिसका नाम था जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। इसको टेक ओवर किया WTO ने, WTO इसके बाद ही आया, ठीक है। ये एक सिंपल शब्दों में कहूँ तो मल्टीलेटरल ट्रेडिंग सिस्टम है जिसके थ्रू रूल्स बनाए गए हैं कि दुनिया में ट्रेड होगा तो कैसे होगा, क्या लॉ होंगे, क्या कानून होगा, ठीक है। तो गैट जो है 1947 में बना था, उसको इसने रिप्लेस किया थ्रू द उरुग्वे राउंड ऑफ नेगोशिएशन, जो कि 1986 से 1994 तक चला और फाइनली जो है WTO का इस्टेब्लिशमेंट 1995 में हो गया, ठीक है। सब्सटेंशियली एक्सटेंडेड द reach of multilateral rules and disciplines related to trade in goods and introduce multilateral rules applicable to trade in agriculture, जिसे हम एग्रीमेंट और ऑन एग्रीकल्चर कहते हैं। कि भाई देखो ट्रेड किस किस सेक्टर में करोगे, एग्रीकल्चर सेक्टर में करोगे, जो भी आपका प्रोड्यूस होगा एग्रीकल्चर सेक्टर का उसको तो आयात निर्यात करोगे ना। तो अगर कोई देश मान लो कि WTO का मेंबर ही नहीं है तो वो तो अपने हिसाब से टैरिफ लगा देगा कि मैं आपकी सामान को आने ही नहीं दूंगा अपने देश में। तो उसके लिए रूल के लिए ज़रूरी था कि भाई एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर बनाया जाए अंडर द परव्यू ऑफ ओवरऑल परव्यू ऑफ WTO। इसके अलावा सर्विसेज भी ट्रेड करते हैं हम लोग, तो हमने जनरल एग्रीमेंट किया ऑन ट्रेड इन सर्विसेज, गैट्स जिसे कहते हैं। इसके अलावा जो हमारा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है उसका भी ट्रेड होता है, तो उसको हमने ट्रिप्स से बनाया, यानी कि ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ठीक है। तो ये मैकेनिज्म बना के हमने रूल बनाए इनमें और हमने ट्रेड शुरू कर दिया। पहले से चल रहा था गैट के थ्रू, बट WTO उसका एडवांस वर्जन निकल के आया। ए सेपरेट अंडरस्टैंडिंग ऑन WTO डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म एंड ट्रेड पॉलिसी रिव्यू मैकेनिज्म वाज आल्सो एग्रीड अपॉन, कि अगर ट्रेड रिलेटेड कोई अगर डिस्प्यूट हो जाएगा तो उसको सॉल्व भी तो करना पड़ेगा ना, तो ये भी हमने साइन किया उसके लिए। WTO aims to provide a rule-based, transparent and predictable multilateral system with provisions of most favored nation, treatment to exports, non-discriminatory treatment, provisions of anti-dumping and countervailing duties, remedial safeguards against exigencies of balance of payment surge in imports।
तो डब्ल्यूटीओ में सब कुछ बताया गया है कि कोई डंप करेगा आपके माल, जैसे एग्जांपल के तौर पे चाइना चाइना जो है अपना स्टील जो है डंप करता था भारत में, तो भारत एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा सकता है, वो डब्ल्यूटीओ के प्रोविजन के अंदर ही है। अच्छा, भारत को लगता है कि इस पर्टिकुलर देश के साथ हम मोस्ट फेवर्ड नेशन का ट्रीटमेंट देंगे, तो वो कर सकता है, किसी के साथ विड्रॉ भी कर सकता है। ऐसे ही हर देश अपने अपना मोस्ट फेवर्ड नेशन चुन सकते हैं। मेंबरशिप जो है डब्ल्यूटीओ का प्रेजेंटली अगर बात करें तो 164 है। लास्ट मेंबर जो ज्वाइन किया था वो अफगानिस्तान किया था 2016 में। प्रेजेंटली मेंबरशिप की बात करें तो डब्ल्यूटीओ में 164 मेंबर है। जो लास्ट मेंबर जिसने ज्वाइन किया था वो अफगानिस्तान है। आफ्टर ए लॉन्ग नेगोशिएशन, 11 साल तक नेगोशिएशन करने के बाद ये ज्वाइन किया था। अदर देन इट्स मेंबर एट प्रेजेंट अगर देखा जाए तो 22 ऑब्जर्वर्स गवर्नमेंट है जो कि ऑब्जर्वर के तरीके से काम करते हैं, इंक्लूडिंग अफगानिस्तान। होली सी यानी कि वेटिकन सिटी जो है, इराक, ईरान और लीबिया, उज्बेकिस्तान जैसे कंट्री जो हैं ये ऑब्जर्वर थे पहले, अभी भी हैं। एज पर द गाइडलाइंस ऑफ डब्ल्यूटीओ, ऑब्जर्वर्स जो होते हैं एक्सेप्ट होली सी मस्ट स्टार्ट एक्सेशन नेगोशिएशंस विद इन 5 ईयर्स ऑफ बिकमिंग ऑब्जर्वर। मतलब जब से ऑब्जर्वर बने हो उसके 5 साल में आपको नेगोशिएशन स्टार्ट करना पड़ेगा मेंबरशिप लेने का। अब हम बात कर लेते हैं मिनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंस का। जो भी डिसीजन होता है डब्ल्यूटीओ में वो मिनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंसेस के थ्रू होता है। इट इज़ द हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ डब्ल्यूटीओ, जो कि एटलीस्ट हर 2 साल में एक बार तो मिलती है। ठीक है, एटलीस्ट हर 2 साल में एक बार तो मिलती है। दीज कॉन्फ्रेंसेस ब्रिंग्स ऑल मेंबर्स टुगेदर विच आर कंट्रीज और सेपरेट कस्टम्स टेरिटरीज। तो सारे लगभग आते हैं और पार्टिसिपेट करते हैं, तो उसमें डिस्कशन हो जाता है। ड्यूरिंग दीज कॉन्फ्रेंसेस डिसीजन ऑन ऑल मैटर्स कैन बी टेकन। इसमें इशूज़ को लाया जाता है, डिस्कस किया जाता है और उसको सॉल्व भी किया जाता है। बाई नाउ अगर बात करें तो 14 मिनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंस हो चुके हैं। 14वां जो था आखिरी पूछ सकता है आपके एग्ज़ाम में, क्योंकि ये 26 से 29 फरवरी 2024 को हुआ है। तो ये आबू धाबी में हुआ था, आबू धाबी यूएई में। तो ये रिसेंट है, तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानते हैं इसमें क्या क्या आउटकम निकल के आया। तो इसको हम जानेंगे आबू धाबी डील के तहत। तो एट द 14th मिनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंस जो डब्ल्यूटीओ में हुआ था, जो कि आबू धाबी में हुआ था यूएई में, मेंबर्स जो थे वो एग्री किए बहुत सारे इशूज़ पे। वो क्या क्या इशूज़ थे वो देख लेते हैं। तो एग्रीकल्चर में जो एग्रीमेंट बना वो कुछ भी नहीं बना क्योंकि देयर वाज नो एग्रीमेंट साइन रीच्ड। इंडिया ने साउट किया था परमानेंट सॉल्यूशन ऑन पब्लिक स्टॉक होल्डिंग, कि कोई देश कितना जो है पब्लिक स्टॉक होल्डिंग रखेगा अपने अनाज का, ताकि वहाँ पे फूड सिक्योरिटी बनी रहे। भारत चाहता था ज़्यादा होल्ड कर सके भारत, बट इस पर कोई एग्रीमेंट बना नहीं। which refers to state policies on food procurement aimed at ensuring food security. Two alternative solutions were envisaged in a draft agreement. One aimed to find a permanent solution to the issue, while other commits to intensify the negotiations and extend to other developing countries the privileges only India currently enjoy under the WTO rules. द पीस क्लॉज, कि भाई पीस क्लॉज के तहत हम जो है इंडिया जो है पीस क्लॉज के तहत एक सर्टेन लिमिट ऑफ फूड ग्रेन प्रोक्योर कर सकता है उसको फूड सिक्योरिटी के लिए, जो कि 10th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस जो हुआ था बाली में उसके तहत एग्री किया गया था। द सेकेंड सोल्यूशन वॉज रिजेक्टेड बाई इंडिया एज कंट्री ऑलवेज वांटेड द फर्स्ट सोल्यूशन। फिशरीज में देयर वॉज अगेन नो डील कुड बी रीच्ड। कंट्रीज ट्राइड टू एग्री to curb government subsidies that critics says encourage industrial fishing fleets to empty the world's ocean। कि भाई कंट्री चाहते थे कि मतलब कोई डील हो, लेकिन डील हो नहीं पाया क्योंकि सब चाहते थे सब्सिडीज़ मिले गवर्नमेंट को, ताकि इंडस्ट्रियल फिशिंग जो है बढ़ाया जा सके। इससे जो है क्रिटिक्स ने कहा कि भाई इतना ज़्यादा फिशिंग करने लगेंगे कि वर्ल्ड की बहुत सारी ब्रीड ही ख़त्म हो जाएगी ओशियन से मछली की। ए ड्राफ्ट प्रोग्राम वॉज एग्रीड फॉर द फ्यूचर वर्क बियॉन्ड आबू धाबी। अब हम देखेंगे कॉस्ट ऑफ रिमिटेंसेस। कटिंग द कॉस्ट ऑफ क्रॉस बॉर्डर मनी ट्रांसफ़र हैज़ बीन एन इशू ऑफ डिबेट। मान लीजिए एक बंदा भारत का है और दुबई में रह के कमा रहा है, वहाँ से जब पैसा भेजेगा तो कुछ उसको चार्ज देना पड़ता है, ट्रांसफ़र चार्ज देना पड़ता है।
वो जो कॉस्ट है उसको काफ़ी ज़्यादा हानिकारक बना देता है, क्योंकि वो सर्टेन एक पैसा कमाया है उसको भेजेगा तो उस पर कुछ चार्ज लग जाता है, तो उसका पैसा जो रियल कमाया भेज रहा वो तो कम हो गया ना। तो एक बहुत बड़ा डिबेट है ये मल्टीलेटरल फोरम्स में रिसेंट टाइम में। एट प्रेजेंट द कॉस्ट ऑफ सच ट्रांसफर्स इज अबाउट 6.18% मोर देन द डबल ऑफ द यूएन टारगेट ऑफ 3%। यूनाइटेड नेशन कहता है कि चलो भाई 100 रुपये तुमने कमाया किसी देश में तो अपने देश में भेज रहे हो तो 3 रुपये काटो उससे, बट अभी कट कितना रहा है, 6.18% कट रहा है। वन ऑफ द ट्रांसफर्स the remittance contribute significantly in social economic development in the developing countries। डेफिनेटली जो remittances आते हैं वो डॉलर में आएंगे भाई, तो उस पैसे को इकोनॉमी, जैसे नेपाल की बात कर लो तो 30% इकोनॉमी उसकी जो है रिमिटेंसेस पर ही निर्भर करती है। तो ऐसे देश में अगर आप इतना ज़्यादा टैक्स लगाते हैं, ट्रांसफ़र चार्ज लगा देते तो उसको तो लॉस हो जाएगा ना। इन 2023 आउट ऑफ टोटल रिमिटेंसेस ऑफ 860 यूएस डॉलर, बिलियन की बात कर रहा हूँ, यूएस डॉलर 669 बिलियन दैट इज 78% वेंट टू लो एंड मिडिल इनकम कंट्री। तो ये इसलिए बताया जा रहा है कि लो एंड मिडिल इनकम में ज़्यादा रिमिटेंसेस जाते हैं तो वहाँ ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, ज़्यादा ट्रांसफ़र चार्ज लोगे तो। मनी ट्रांसफ़र चार्जेस आर टुडे इम्पोज्ड बाय बोथ ऑफ द कंट्रीज इन्वॉल्व विच इज़ काइंड ऑफ डबल टैक्सेशन। तो एक तो जहाँ से भेज रहे हैं वो तो चार्ज लेता ही लेता है, आपके देश में आया तो वो भी चार्ज ले लेगा। टू कट दिस कॉस्ट इंडिया प्रपोज्ड फॉर डिजिटल ट्रांसफ़र वाया पेमेंट सिस्टम लाइक इंडियाज़ यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस बोलते हैं इसको। एट द 13th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुआ था WTO का आबू धाबी में, वहाँ पे इंडियाज़ प्रपोजल फाउंड सपोर्ट ऑफ लार्ज मेंबर ऑफ कंट्रीज, हाउएवर इट वाज विटोड बाय यूएसए। यूएसए ने विटो कर दिया क्योंकि यूएसए को फ़ायदा है, वहाँ से चार्ज काटता है वो। स्विट्जरलैंड ने भी मना कर दिया बिकॉज बैंक्स ऑफ दीज कंट्रीज हैव ह्यूज अर्निंग फ्रॉम सच चार्जेस। चलो खैर चलते आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसके अलावा हम WTO का जो आबू धाबी डील हुआ था उसमें हमने एग्रीकल्चर देखा था और फिशरीज़ देखा था। अब ई कॉमर्स देखते हैं इसमें क्या एग्रीमेंट साइन हुआ। तो जो कंट्रीज़ थे, जो पार्टिसिपेंट थे इस पार्टिकुलर आबू धाबी डील में, उन्होंने एग्री किया कि वो एक्सटेंड करेंगे एक मोरेटोरियम ऑन प्लेसिंग टैरिफ ऑन डिजिटल गुड्स, मतलब कि स्थगित करेंगे, अभी टैरिफ नहीं लगाएंगे डिजिटल गुड्स पे अंटिल द नेक्स्ट मिनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंस, जब तक नहीं हो जाता है। इंडिया एंड साउथ अफ्रीका वेर अपोज टू द एक्सटेंशन ऑफ ए मोरेटोरियम on e-commerce backed by the vast majority of countries which see it as vital to businesses to avoid tariffs on the digital goods like downloads, especially film downloads. Dispute settlement के ऊपर countries agreed to commit to negotiate in 2024 to try to resolve a crisis in its dispute settlement system which is non-operative since USA vetoed in 4 years back. 4 साल पहले यूएसए ने विटो कर दिया था, अभी तक जो है तो WTO का जो डिस्प्यूट सेटलमेंट सिस्टम है काम ही नहीं कर रहा है। इट मीन्स ट्रेड डिस्प्यूट टू रिमेन अनरिजॉल्व्ड इन वॉइड ऑफ द डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी। बहुत ज़रूरी है डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी का होना। अब हम बात करेंगे ब्रिक्स बैंक के बारे में, करेंगे ब्रिक्स बैंक की। देखो ब्रिक्स जो नेशंस का ग्रुप है ना, इसमें ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका तो है ही, साथ में इसमें और भी मेंबर ज्वाइन कर चुके हैं जैसे ईरान एंड सो ऑन। तो इसमें 11 मेंबर अभी हो चुके हैं। तो ब्रिक्स बैंक क्या है, ये बेसिकली ब्रिक्स नेशंस ने अपना एक बैंक बनाया था, ठीक है, जिससे कि फंडिंग फाइनेंसिंग की जा सके और ख़ासकर इन देशों को फ़ायदा हो सके उससे। तो ये जो है फोर्टालेजा एक डिक्लेरेशन इन्होंने किया था, फोर्टालेजा डिक्लेरेशन बोलते हैं। ये हेड ऑफ़ द स्टेट जो कि ब्रिक्स नेशन थी, उन्होंने 2014 में ये अनाउंस किया कि हम एक बैंक बनाएंगे जिसका नाम होगा न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो यहाँ पे वही बात कही गई है कि टुगेदर विद द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन वर्ल्ड रीजनल फोर्सेस हैव ऑल्सो बीन असर्टिंग देयर पावर थ्रू डिफरेंट सॉर्ट ऑफ अलाइनमेंट। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे ब्रिक्स नेशंस ने फोर्टालेजा डिक्लेरेशन किया था और फाइनली 2014 में जो है ब्रिक्स बैंक बन गया था। ब्रिक्स बैंक को ही NDB कहते हैं, न्यू डेवलपमेंट बैंक भी कहा जाता है।
इस बैंक के रिलेटेड कुछ मेजर हाइलाइट्स है वो देख लेंगे। तो ये जो बैंक है, दिस विल हैव इनिशियल सब्सक्राइब कैपिटल ऑफ 50 बिलियन यूएस डॉलर इक्वली शेयर्ड बाई 5 नेशन, मतलब कि 10-10 जो है बिलियन डॉलर जो है हर देश इसमें दे रहा है और दिया है इनफैक्ट। सेकेंड जो है वो है द कैपिटल बेस इज टू बी यूज्ड फॉर फंडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इन ब्रिक्स कंट्रीज इनिशियली। ठीक है, दो बातें यहाँ पे नोट करने वाली है कि इंफ्रास्ट्रक्चर और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। तो मेजर हाईलाइट में अगर हम थर्ड पॉइंट देखेंगे तो वो कहता है कि अदर लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज जो हैं दे विल बी एबल टू रिसीव फंडिंग एज ए टाइम प्रोग्रेस, मतलब कि इनिशियली जो है ब्रिक्स नेशन ही पैसा लेंगी, बाद में जो लो और मिडिल इनकम की अदर कंट्री हैं उनको भी पैसा मिलेगा। चौथा पॉइंट कह रहा है कि एक कंटिंजेंट रिजर्व अरेंजमेंट जो कि 100 यूएस बिलियन डॉलर का होगा वो क्रिएट किया गया है ताकि प्रोवाइड किया जा सके एडिशनल लिक्विडिटी टू द मेंबर नेशंस बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम। मतलब कि ब्राज़ील हो, रसिया हो, इंडिया हो, चाइना हो, साउथ अफ्रीका हो या फिर उससे एलाइड और भी नेशन हो, उनको बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस होगा तो वो 100 बिलियन जो सीआरए बनाया गया है वहाँ से पैसा दिया जा सकता है उनको। द सीआरए इज़ बीइंग फंडेड 41% बाय चाइना, 18% बाई ब्राज़ील, इंडिया एंड रसिया, तीनों 18% यानी कि 54% ये हो गया, 41% चाइना हो गया, बचा 5% साउथ अफ्रीका इसमें कंट्रीब्यूट करता है। द सीआरए जिसकी हमने बात की थी कंटिंजेंसी रिजर्व अरेंजमेंट की, अकॉर्डिंग टू द डिक्लेरेशन जो कि फोर्टालेजा डिक्लेरेशन था, इट इज़ ए फ्रेमवर्क for the provision of currency swap in response to the actual or potential short term balance of payment pressure। कहने का मतलब है कि जब भी किसी देश पे बैलेंस ऑफ पेमेंट गड़बड़ होने का प्रेशर आता है उस केस में सीआरए से वो पैसा निकाल सकता है करेंसी स्वैप के तहत। मतलब वो क्या करेगा, अपना करेंसी दे देगा और डॉलर में पैसा निकाल लेगा। मोर देन द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ एनडीबी, द फोर्टालेजा डिक्लेरेशन इज रिमार्केबल फॉर एडॉप्शन ऑफ वन नेशन वन वोट। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि हम जानते हैं कि जो ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन है, जो ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशन है जैसे कि वर्ल्ड बैंक है और आईएमएफ है, वो क्या करता है, वो इक्विटेबल पैसा नहीं देता है, मतलब कि वो इक्विटेबल वोटिंग शेयर नहीं देता है। उसमें जो जितना कंट्रीब्यूट करेगा उतना ही उसका वोटिंग राइट मिलता है। जबकि ब्रिक्स नेशन में फोर्टालेजा जो डिक्लेरेशन लाया गया था उसमें बोला गया था कि भाई एक देश का एक ही वोट होगा, चाहे जितना भी वो कंट्रीब्यूट करे, कम या ज़्यादा का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इसलिए ये रिमार्केबल हो जाता है। एज पर द एक्सपर्ट्स, 2 फैक्टर्स ट्रिगर्ड द बर्थ ऑफ एनडीबी। क्या वो 2 कारण हैं जिसके वजह से एनडीबी का जन्म होता है, यानी कि न्यू डेवलपमेंट बैंक का जन्म होता है? उसका पहला कारण है ब्रिक्स जो नेशंस है, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, दे हैव इमर्ज्ड एज बिग इकोनॉमिक पावर। तो बिग इकोनॉमिक पावर बनेंगे तो उनको फाइनेंस भी उतना ही चाहिए। एंड दे हैव सॉलिडिफाइड देयर टाइज इन टर्म्स ऑफ कॉमर्स विद द इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज एंड डेवलपिंग कंट्रीज। तो जो EMDCs होते हैं, इकोनॉमिक इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज एंड डेवलपिंग कंट्रीज होते हैं, लगातार बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहे होते हैं, उनके साथ ब्रिक्स नेशंस का संबंध भी अच्छा है। एंड दे आर फोर्स टू बी रेकन्ड विद द ग्लोबल इकोनॉमी। तो ये ज़रूरी था कि उनका एक अरेंजमेंट आए जहाँ से वो फंडिंग ले सके। मतलब कि फंडिंग के तो और भी सोर्स हैं, वर्ल्ड बैंक है, IMF है, ADB है, लेकिन वहाँ पे यूएस का डोमिनेशन है। तो यूएस ज़्यादा पैसा निकालता है, वोटिंग राइट इक्वल नहीं है, तमाम दिक्कतें हैं। तो इन देशों को उतना पैसा जितना मिलना चाहिए फ़ायदा मिलता नहीं है। देयर दूसरा कारण है एनडीबी के बनने का, वो है देयर डिसइंचेंटमेंट विद द ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशंस हैज़ बीन ग्रोइंग ओवर द ईयर्स। कहने का मतलब है कि दिक्कतें तो हैं ही, एमडीबी जो हैं बाकी सारी,
मल्टीलैटरल जो डेवलपमेंट बैंक्स है लाइक IMF, वर्ल्ड बैंक, ADB, उनमें तमाम दिक्कतें हैं। तो जो ये नेशंस हैं, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना एंड सो ऑन, ये इनका उनसे मन जो है और उनसे अफेक्शन जो है अलग अलग होता जा रहा है, डिसइंचेंटमेंट दिख रहा है। इस वजह से ये ज़रूरी था कि एक ऑल्टरनेट सिस्टम लेके आए। अब हम देखने जा रहे हैं कि वेदर द ब्रिक्स स्पॉन्सर्ड जो NDB है, इट विल बी ए फिटिंग अल्टरनेटिव टू ब्रेटन वुड्स ट्विन और नॉट, डिपेंड्स ऑन द host of factors besides its ability. Number one, to put in place a conflict resolution mechanism. अगर ब्रिक्स का जो NDB है सक्सेस हो जाता है, इन देशों के बीच में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हो उसको रिजॉल्व करने में, इस बैंक से रिलेटेड कोई कॉन्फ्लिक्ट हो तो रिजॉल्व करने में, तो ये एक सक्सेसफुल बैंक तो होगा ही होगा। इसके अलावा टू डिवाइस ए रोबस्ट क्रेडिट अप्रेजल मैकेनिज्म। थर्ड जो है वो कहता है कि टू पुट इन प्लेस इफेक्टिव सुपरवाइजरी रिजाइम। द ब्रिक्स स्पॉन्सर्ड डेवलपमेंट बैंक, जिसे हम NDB बोल रहे हैं, इट इज़ नॉट एन आइसोलेटेड एंड यूनिक इनिशिएटिव। ऐसा नहीं है कि पहला है या फिर यूनिक है जो कि वर्ल्ड में ब्रेटन वुड जो इंस्टीट्यूशंस हैं यानी कि वर्ल्ड बैंक और IMF को टक्कर देगा। इससे पहले भी प्रयास हुए हैं और सक्सेसफुल प्रयास हुए हैं, जैसे कि सिमिलर इनिशिएटिव्स हैड स्प्रंग अप इन द पास्ट टू ब्लंट द माइट ऑफ ब्रेटन वुड्स ट्विन। द डेवलपमेंट बैंक ऑफ लैटिन अमेरिका इज़ द गुड एग्जाम्पल, जो कि 1960 में बना था। ठीक है, लैटिन अमेरिका मतलब साउथ अमेरिका की बात हो रही है। इसके अलावा द चियांग मेई इनिशिएटिव, जो कि चाइना और एशियान नेशन जो 10 नेशन है, अर्ली 2000 में इन्होंने स्टार्ट किया था। चाइना, साउथ कोरिया, जापान और 10 एशियान नेशन, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, इंडोनेशिया, म्यांमार, ये सब, टू इस्टेब्लिश ए नेटवर्क ऑफ बाइलेटरल करेंसी स्वैप पैक्ट, कि मतलब एक दूसरे देश जो है ये एक दोनों दूसरे से पैसे का स्वैप कर पाए in the wake of Asian currency crisis, and the establishment of the Bank of South by Latin America की कंट्रियां जो हैं 2009 में बनाई थी इन्होंने। These were the result of escalating dissatisfaction with the US dominated IMF and World Bank। चलिए अब हम देखेंगे इंडिया का NDB के साथ संबंध। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत फाउंडिंग मेंबर था ब्रिक्स का, तो भारत NDB का भी मेंबर बनेगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। भारत ने कंट्रीब्यूट भी किया है $10 बिलियन। सो इंडिया इज प्रपोज्ड टू बी द बिगेस्ट बेनिफिशियरी ऑफ द बैंक। दिस सिम्स क्वाइट पॉसिबल एज सर्टेन प्रायोरिटीज ऑफ इंडिया मैच वेल विद द प्रायोरिटीज एंड लेंडिंग प्रोविजंस ऑफ द बैंक, सच एज बैंक जो है NDB, इट एम्स एट प्रायोरिटाइजिंग इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल प्रोजेक्ट। और भारत का ग्रीन एनर्जी का इनिशिएटिव काफ़ी बड़ा है, तो भारत को तो फ़ायदा होगा ही होगा। इनफैक्ट NDB कहता है कि मैं जितना भी पैसा मेरे पास है उसका 75% जो है इन्वायरमेंटल जो सस्टेनेबल प्रोजेक्ट होंगे उनको दूंगा, और ये सबसे ज़्यादा भारत में हो रहा है। और बता दूं कि बाई मार्च 2024 तक भारत जो है इट हैड ऑलरेडी अवेल्ड ए टोटल ऑफ फंड $8.1 बिलियन, इंक्लूसिव ऑफ कोविड-19 इमरजेंसी प्रोग्राम लोन, जो कि $1 बिलियन का वो भी था, ताकि प्रमोट किए कर सके भारत प्रोजेक्ट्स अक्रॉस द वेराइटी ऑफ सेक्टर्स, जैसे कि रिन्यूएबल। भारत ने टारगेट लिया है कि 2030 तक 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी कर देगा, एंड ग्रीन एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन, रोड, ब्रिजेस भी बनवा ही रहा है भारत। चलिए NDB की बात हो गई, अब हम बात करेंगे एक और बहुत बड़ी बैंक इंफ्रास्ट्रक्चर के फील्ड में, MDB बोलेंगे इसको, मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की बात करें तो ऑफिशियली इसको 2014 में चाइना और उसके साथ 21 अदर एशियन नेशन, जिसमें भारत भी शामिल था, मिलके इसको इस्टेब्लिश किया गया। बाई मार्च 2024 द बैंक हैड ए टोटल ऑफ 106 अप्रूव्ड मेंबर। देख सकते हैं कितनी जल्दी कितना ज़्यादा ग्रो किया। स्टिल अभी US और जापान इसको नहीं ज्वाइन किए हैं। हाउएवर
जो इस फील्ड में एक्सपर्ट्स हैं, दे सजेस्ट देम टू सपोर्ट इट, ये कहते हैं कि यूएस भाई ज्वाइन कर लो, स्पेशली व्हेन द एग्जिस्टिंग मैकेनिज्म, यानी कि वर्ल्ड बैंक और जो एडीबी है वो इतना एबल नहीं है कि इंफ्रास्ट्रक्चर की जो नीड है फाइनेंस की हमारे कॉन्टिनेंट में, एशिया में, उसको पूरी कर पाए। तो एआईआईबी बहुत अच्छी बॉडी है उस मामले में। द एआईआईबी इज एम्ड एट प्रोवाइडिंग फाइनेंस टू इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इन एशिया रीजन। कहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट देगा? तो एशिया रीजन में देगा, एज ए मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन के तौर पे ये फंडिंग करेगा। एंड इट इज़ प्लान्ड टू ऑपरेट ब्रॉडली इन द सेम मैनर एज एग्जिस्टिंग एमडीबी जो काम कर रही हैं, सच एज वर्ल्ड बैंक जैसे काम कर रही है, एडीबी जैसे काम कर रही है। वाइल मच, तो कह सकते हैं कि वाइल मच ऑफ द डिबेट इज सेंटर्ड ऑन वेदर द एआईआईबी जो है, यानी कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक जो है, इट विल कॉम्प्लीमेंट और कम्पीट। देखो जो भी करे, मुझे तो लगता है कि कॉम्प्लीमेंट भी करेगा और कम्पीट भी करेगा ये विथ एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशंस लाइक वर्ल्ड बैंक एंड एडीबी। कॉम्प्लीमेंट करेगा क्योंकि भाई वर्ल्ड बैंक एंड एडीबी दे आर नॉट एबल टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ लोन जो कि उनको दे देनी चाहिए थी हमारे कॉन्टिनेंट को, एशिया को, बट दे आर नॉट एबल टू प्रोवाइड दैट पर्टिकुलर लोन। उस केस में अगर एआईआईबी आके लोन दे रही है तो कॉम्प्लीमेंट करेगी। एंड कम्पीट इसलिए कह सकते हैं कि भाई देर आर फ्लॉज इन वर्ल्ड बैंक एंड एडीबी, तो वो फ्लॉज सही करेंगे, कंपटीशन आएगा। सो इट इज़ इंटेंडेड टू बी मोर कॉमर्शियल। डेफिनेटली एआईआईबी जो है ना वो थोड़ा सा कॉमर्शियल है, क्योंकि ये इंटरेस्ट रेट ज़्यादा लेगी। ये मतलब ऐसी ही नहीं है कि बिल्कुल प्योरली डेवलपमेंट एड इंस्टीट्यूशन टाइप की नहीं है, ये कॉमर्शियल टाइप की है। इन द वेक ऑफ COVID-19 pandemic, a proposal under consideration as per which the bank may also start financing social infrastructure। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं जिनको बनाने से कम्युनिटी को फ़ायदा होता है। द AIIB will start with an authorized capital base of $1 billion, एंड ये बढ़ा के ऐसा बोला जा रहा है कि 100 बिलियन तक पहुंचाया जाएगा। एक्सपर्ट्स हैव टर्म्ड इट एज द राइवल ऑफ IMF एंड वर्ल्ड बैंक एंड एडीबी, ठीक है, विच आर रिगार्डेड एज द डोमिनेटेड बाय डेवलप्ड कंट्रीज लाइक यूएस, यानी कि यूनाइटेड स्टेट का डेफिनेटली सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है इन बैंकों में, तो वो ही डोमिनेट करता है वोटिंग राइट में भी। The United Nations has addressed the launch of AIIB as a scaling up financing for sustainable development and for the concern of global economic governance। कहने का मतलब है कि यूएन जैसी बॉडी जो सबसे बड़ी बॉडी है वो भी कह रहा है कि AIIB के आने से जो है फाइनेंस में स्केल अप आएगा और इससे जो है फ़ायदा होगा ग्लोबल इकोनॉमिक गवर्नेंस में भी। अगर हम बात करें साइज क्या है एआईआईबी का, यानी एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का साइज की बात करें, तो बेस्ड ऑन लेंडिंग कैपिटल रेशियोज ऑफ वर्ल्ड बैंक एंड यूरोपियन डेवलपमेंट बैंक, द एआईआईबी कुड एक्सटेंड लोन्स फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग at around 100% to 175% of its subscribed capital. This would having outstanding loan of $175 billion with public-private partnership and increased subscriptions. Considerably large amount could be leveraged for projects in future। ठीक है, कहने का मतलब है कि इसका सब्सक्राइब कैपिटल तो कितना है, $100 है, बिलियन में $100 बिलियन है, बट ये लोन दे सकता है $175 बिलियन। अब ये जो 75 ज़्यादा देगा वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से आएगा, कुछ इंक्रीज सब्सक्रिप्शन से ये पैसा मीट किया जाएगा। बात करें हम भारत और एआईआईबी की, तो भारत का रिलेशनशिप काफ़ी अच्छा रहा है। भारत चूँकि जब ये फाउंड किया जा रहा था तो जो 21 देश थे ना एशियन और चाइना, उसमें भारत भी शामिल था। So India was the founding member of bank and is believed to be the biggest beneficiary also।
मोस्ट सबसे ज़्यादा बेनिफिट भी भारत लेगा ऐसा माना जा रहा है। इंडिया जो है इसमें शेयर जो है भारत का वो 8.6794% का है, विथ टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ यूएस डॉलर $8.3673 बिलियन। एंड भारत जो है, भारत को वोटिंग राइट इसके इन्वेस्टमेंट के हिसाब से मिली है, शेयर के हिसाब से मिली है। भारत को वोटिंग राइट मिली है 7.614% की, विथ अ टोटल ऑफ 86,214 शेयर्स भारत के हैं AIIB में। इंडियाज शेयर होल्डिंग इज सेकेंड हाईएस्ट, क्योंकि चाइना नंबर 1 पे बैठा है विद अ शेयर ऑफ 30.8913% शेयर्स चाइना के पास है। इंडिया इंडिया इज़ प्रेजेंटली द लार्जेस्ट बोरोवर। इस बैंक से सबसे बड़ा बोरोवर इंडिया ही है। ओवर 1/3 ऑफ द टोटल लोन्स फॉरवर्डेड जो कि ये बैंक देती है फॉर डाइवर्स प्रोजेक्ट्स, इट हैड बोरोड ए टोटल ऑफ $7.1 बिलियन टिल मार्च 2024 तक का डेटा है, विथ मेनी मोर इंफ्रा प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन में है, वो मिलेगा तो और बढ़ जाएगा। अनलाइक मोस्ट अदर MDBs, दैट इज मल्टीलेटरल मल्टीनेशनल डेवलपमेंट बैंक जो होती हैं, दे सेट अप बाय डेवलप्ड कंट्रीज, द AIIB इज द फर्स्ट मेजर MDB वेयर प्रिंसिपल कंट्रीब्यूटर आर बोरोइंग मेंबर्स देमसेल्फ। मतलब कि जो प्रिंसिपल कंट्रीब्यूटर, जैसे भारत है वही बोरोवर भी है, वही कंट्रीब्यूट भी कर रहा है। चाइना प्रिंसिपल कंट्रीब्यूटर है, प्रिंसिपल बोरोवर भी है। इसी तरीके से देखो बहुत सारी अल्टरनेटिव जो है रीजनल कह सकते हैं, ब्रिक्स, NDB और AIIB, इस तरीके की चीज़ें बन रही है। क्यों बन रही है? क्योंकि वर्ल्ड बैंक और IMF में दिक्कतें हैं। दे आर नॉट एबल टू हैंडल दोज इशूज विच आर एक्चुअली the matter of contention among the nations. So demand for suitable reforms in the Bretton Woods institutions like IMF and World Bank is long overdue. बहुत दिनों से चल रहा है और इसे सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं ये लोग। Majority of the experts believe that the disillusionment from the delay in reforming them led to emerging market economies to look into alternative and the outcome was creation of the two new international financial institutions like AIIB and NDB। AIIB और NDB इसीलिए बना ही है क्योंकि IMF और वर्ल्ड बैंक एक तो एशियन कंट्रियों की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर पा रहा था, दूसरा उसमें फ्लॉज है, US डोमिनेटेड है, होल्डिंग सबसे ज़्यादा US का ही, वोटिंग शेयर उसी का है। The biggest hurdle in the path of reform is the United States, at the last come in the favor of reform by early 2017। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट सबसे लास्ट में आया, 2017 में आया फेवर में कि चलो ठीक है रिफॉर्म करेंगे। आफ्टर द G20 समिट ऑन इट हैड ऑलरेडी कमेंस्ड इन लंदन 2016। द मेजर रिफॉर्म्स प्रपोज इन द IMF एंड वर्ल्ड बैंक, वो देखेंगे एक बार क्या क्या मेजर रिफॉर्म्स जो प्रपोज किए गए हैं। पहला जो रिफॉर्म है वो IMF का देखेंगे कि IMF में क्या क्या रिफॉर्म होगा। So proposal of a far-reaching reform of IMF in order to restore its legitimacy and effectiveness so that it can help member nations fight immediate and future crisis touching the following areas। किस किस एरिया को टच करेगा? तो नंबर 1, increasing its resource base so that it is able to help out or bail out in case of balance of payment situations नेशंस इन द टाइम ऑफ क्राइसिस। तो करता है वैसे IMF, लेकिन कई बार इसको इशू हो जाता है, क्रंचेज रहते हैं और बहुत हार्श जो है मीजर्स बता देता है, जैसे इंडिया को बताया था। G20 विशेस टू इंक्रीज इट्स रिसोर्सेज फ्रॉम द करंट लेवल ऑफ US डॉलर, जो इसका 250 बिलियन है। G20 चाहता है कि ये बढ़ के 750 बिलियन US डॉलर हो जाए, ताकि अगर IMF से हेल्प देशों को चाहिए तो वो मीट भी कर पाए। It should be remembered that just after subprime crisis of 2008, the World Bank had estimated the resource shortfall of up to $700 billion in 2009 alone। दूसरा बोला गया कि मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होना चाहिए जो हेड बनता है IMF का, इरेस्पेक्टिव ऑफ नेशनैलिटी। जनरली देखोगे तो IMF का हेड जो है US से बैठा पड़ा रहता है, ऐसा नहीं होना चाहिए, मेरिट के बेसिस पे इसका जो है हेड बनाना चाहिए। थर्ड जो है एलिमिनेटिंग द वीटो ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स इन की डिसीजंस।
कई बार क्या होता है कि कोई डिसीजन लेना होता है आईएमएफ को, वहाँ पे यूनाइटेड स्टेट वीटो कर देता है भाई। और आईएमएफ में चलती किसकी है? यूनाइटेड स्टेट की। शेयर किसका सबसे ज़्यादा है? वोटिंग शेयर की बात कर रहा हूँ। कंट्रीब्यूशन कौन सबसे ज़्यादा करता है? ये सारी चीज़ें यूनाइटेड स्टेट करता है भाई। broadening an application of double majority voting as a way to increase the role of small members. इसके अलावा रिवाइजिंग द रूल ऑफ कोटा एंड वोट डिस्ट्रीब्यूशन टू रिफ्लेक्ट एक्यूरेटली एंड फेयरली द करंट एंड फ्यूचर इकोनॉमिक वेट ऑफ मेंबर्स। जैसे कि इसमें बायस्ड है, ये झुका हुआ है यूएस के फेवर में। सबसे ज़्यादा वोटिंग राइट किसका है? सबसे ज़्यादा कोटा किसका है? तो सब यूएस का है। Transforming its board of directors from a bureaucratic body to high-level policy decision-making forum of ministers. ब्यूरोक्रेटिक बॉडी नहीं होना चाहिए, मिनिस्टर्स होने चाहिए जो कि हाई लेवल पॉलिसी डिसीजन ले सके। अब हम देख लेते हैं रिफॉर्म जो कि वर्ल्ड बैंक में प्रपोज किए गए हैं। इन द केस ऑफ वर्ल्ड बैंक द फॉलोइंग रिफॉर्म्स have been proposed. Number 1, need of shareholder to replenish the capital base for soft loans while the IDA disburses interest-free. IBRD disburses concessional loan to the eligible member nations, and in recent years the World Bank has faced a resource crunch as several developed countries, especially the US, proposed fund cuts. यूएस ने पैसा देना ही इसमें कम कर दिया है, तो बहुत सारे देशों को इससे पैसा मिल नहीं रहा है। मेरिट बेस्ड सिलेक्शन इसमें भी होना चाहिए जो इसके प्रेसिडेंट है, इरेस्पेक्टिव ऑफ नेशनैलिटी। सेम कंडीशन जैसा कि वर्ल्ड बैंक में बोला गया था, यहाँ पे भी होना चाहिए। इसके अलावा थर्ड पॉइंट है रीवैम्पिंग ऑफ शेयर होल्डिंग एंड वोटिंग राइट्स इन एग्जीक्यूटिव बोर्ड टू गिव ए ग्रेटर वॉइस टू इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज एंड बोरोवर्स, जैसे कि इंडिया का। ओवरऑलिंग इट्स ऑपरेशनल मोडालिटीज़ so that it can react with less bureaucratic and time consuming burdens to the legitimate need of the borrower. ठीक है। It is believed that the successful launching and operation of AIIB and NDB played an instrumental role in expediting the process of deliberations on reforming IMF and World Bank. Definitely pressure तो पड़ा है। For reforms to take place, USA and Europe will need to move away from their long-held positions toward these institutions, which look a little difficult as nations have their own priorities to support and moves towards reform. तो होना भी चाहिए भाई, यूरोप और यूएसए को अब थोड़ा बायसनेस से बाहर निकलना चाहिए। दैट्स ऑल फ्रॉम दिस चैप्टर। मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय बाय।